Welcome to Know World. Discover facts, evolution, mysteries, and the secrets of our world. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अमेजिंग बुक्स की ऑडियो बुक, जिन्हें सुनकर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बुक्स को आसानी से हिंदी भाषा में समझ पाते हैं। और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्ल सेगन द्वारा लिखी उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक, जिसका नाम है कॉस्मोस। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना वक्त कमाए बढ़ते हैं आज की इस शानदार और रोमांचक ऑडियो बुक जर्नी में। इस किताब की शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से होती है जो हमें हमारी सीमाओं से बहुत परे सोचने पर मजबूर कर देता है। ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो है या कभी था या कभी होगा। ये एक लाइन हमें समय और अंतरिक्ष के अनंत विस्तार के सामने लाकर खड़ा कर देती है और उस महान रहस्य की ओर इशारा करती है जिसे समझने का हमारा सफर आज शुरू हो रहा है। तो ये ब्रह्मांडीय महासागर, अ कॉस्मिक ओशन, आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें पहले कॉस्मोस शब्द के सही मतलब को जानना होगा। देखिए, कॉस्मोस सिर्फ अंतरिक्ष का दूसरा नाम नहीं है। ये एक प्राचीन यूनानी विचार है जो ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके ऑर्डर को दिखाता है। इसका मतलब है कि हर तारा, हर ग्रह, हर छोटा सा कण सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, एक भव्य डिजाइन का हिस्सा है। ये केओस यानी कि सिर्फ अव्यवस्था और उथल-पुथल का ठीक उल्टा है। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। जरा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की सतह एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर का किनारा है और हम इंसान अभी-अभी इस विशाल समुद्र में अपने पैर भिगोना शुरू कर रहे हैं और इसकी गहराइयां हमें अपनी ओर बुला रही हैं। अब इस महासागर की विशालता को नापने के लिए हमें एक नए पैमाने की जरूरत पड़ती है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। तो चलिए अब हम इस ब्रह्मांडीय किनारे से अपनी कल्पना का जहाज लॉन्च करते हैं और एक शानदार सफर पर निकलते हैं। हम सबसे बड़े पैमाने से शुरू करके धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ेंगे। हमारे इस सफर के पहले पड़ाव पर हम देखते हैं कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में अंदाजा है कि 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान के लिए लगभग 12 आकाशगंगाएं, और हर एक आकाशगंगा अरबों खरबों तारों का एक पूरा द्वीप है। और अगर हम थोड़ा गणित लगाएं तो ग्रहों की कुल संख्या 10 बिलियन ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, एक ऐसा नंबर जिसे लिखना भी मुश्किल है। तो यहां एक सवाल अपने आप उठता है, इतने सारे संभावित संसारों के बीच क्या ये सोचना तार्किक है कि सिर्फ हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर ही जीवन है? जब हम अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के अंदर जूम इन करते हैं तो हमें तारों का एक पूरा ब्रह्मांड मिलता है। कुछ हमारे सूरज की तरह शांत और अकेले हैं, तो कुछ जोड़ों में या 3 के समूहों में एक दूसरे का चक्कर काटते हुए नाच रहे हैं। कुछ तारे सुपरनोवा बनकर फटते हैं जिनकी चमक पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा होती है, तो कुछ ब्लैक होल के अंधेरे में खो जाते हैं। यहाँ गर्म नीले विशाल तारों से लेकर मरते हुए लाल बौने तारों तक एक पूरा ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर। लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा करने और अनगिनत आकाशगंगाओं को पार करने के बाद हम आखिरकार अपने घर पहुंचते हैं, मिल्की वे। लेकिन हम इसके जगमगाते हुए केंद्र में नहीं हैं। हम तो एक दूर दराज शांत स्पाइरल भुजा के किनारे पर एक गुमनाम से कोने में बसे हुए हैं। और इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा के अंत में हम लौटते हैं अपने छोटी सी नाजुक नीली सफेद दुनिया पर। अंतरिक्ष की विशालता से देखने पर यह एक अनमोल रत्न की तरह लगती है जो एक विशाल और अंधेरे महासागर में तैर रही है। यही हमारा एकमात्र घर है। इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर यह सवाल उठता है कि इंसान ने इसे समझना कब और कैसे शुरू किया। इस सवाल का जवाब हमें अंतरिक्ष की गहराइयों से निकालकर मानव इतिहास के एक सुनहरे दौर में ले जाता है। ये खोज कि पृथ्वी कोई अनंत विस्तार वाली जगह नहीं बल्कि एक छोटी सी दुनिया है, उस युग के सबसे बड़े महानगर में हुई थी, मिस्र का शहर अलेक्जेंड्रिया। यहीं से मानवता ने अपना महान बौद्धिक सफर शुरू किया था। इस शहर का दिल और दिमाग थी अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी। ये सिर्फ किताबों का ढेर नहीं था, ये इतिहास का पहला सच्चा शोध संस्थान था। यहाँ खगोलविद, गणितज्ञ और दार्शनिक एक साथ मिलकर काम करते थे।
यहाँ दुनिया भर से इकट्ठा की गई लगभग 5 लाख हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं, यानी उस समय का सारा ज्ञान एक ही छत के नीचे। और इसी महान लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन काम करते थे जिनका नाम था एरेटोस्थनीस। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एरेटोस्थनीस का तरीका बेहद सरल और उतना ही शानदार था। उन्होंने सुना था कि सीएन नाम के शहर में 21 जून को दोपहर के समय सूरज ठीक सिर पर होता है और सीधी खड़ी की गई छड़ें कोई परछाई नहीं बनाती। लेकिन उन्होंने देखा कि ठीक उसी समय अलेक्जेंड्रिया में छड़ें एक साफ परछाई बना रही थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा तभी हो सकता है जब पृथ्वी की सतह सपाट न होकर घुमावदार हो। उन्होंने परछाई के कोण को मापा जो 7 डिग्री था, यानी एक पूरे वृत्त का लगभग 50वां हिस्सा। फिर उन्होंने दोनों शहरों के बीच की दूरी को 50 से गुणा कर दिया और पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर निकाल ली, जो आज के सटीक मापों के बहुत ही ज्यादा करीब है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके औजार क्या थे? सिर्फ कुछ छड़ियां, आंखें, पैर और दिमाग, और साथ में प्रयोग करने का एक जुनून। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि मानव मन सिर्फ तर्क और अवलोकन से ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे खोल सकता है। लेकिन ज्ञान की ये मशाल हमेशा जलती नहीं रही। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन खोज की विरासत का क्या हुआ और इसमें से कितना कुछ समय की धूल में खो गया। दुर्भाग्य से अलेक्जेंड्रिया का बहुत सारा ज्ञान खो गया। मिसाल के तौर पर एरिस्टार्कस नाम के एक खगोलविद ने कोपरनिकस से सदियों पहले ये तर्क दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन उनकी किताब खो गई। मानवता को इस विचार को फिर से खोजने और साबित करने में लगभग 2000 साल लग गए। अगर हम ब्रह्मांड के समय के पैमाने पर देखें तो हमारी समझ बहुत ही नई है। ब्रह्मांड लगभग 15 से 20 अरब साल पुराना है। एरेटोस्थनीज ने सिर्फ 2200 साल पहले पृथ्वी को मापा था और आज हम अंतरिक्ष के किनारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एरेटोस्थनीज की गणनाओं ने सदियों बाद के खोजकर्ताओं को सीधे सीधे प्रेरित किया, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस भी शामिल थे। उन्होंने और दूसरे नाविकों ने एक प्राचीन वैज्ञानिक के गणित पर अपनी जानें दांव पर लगा दी थी। यह दिखाता है कि ज्ञान कैसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ता है और दुनिया को आकार देता है। हमने अपनी दुनिया की खोज तो कर ली है, तो अब अगला कदम क्या है? जाहिर है ये वही यात्रा जारी रखना है जो अलेक्जेंड्रिया में शुरू हुई थी, यानी पृथ्वी से परे उस ब्रह्मांडीय महासागर में। और अंत में ये हमें सबसे गहरे विचार पर लाकर छोड़ता है। हम स्वयं इस ब्रह्मांड के सभी परिवर्तनों में सबसे शानदार हैं। हम उसी ब्रह्मांड की संतान हैं जो अब खुद को समझने के लिए जाग उठा है। हमारी खोज, हमारी जिज्ञासा असल में ब्रह्मांड के खुद को जानने की ही एक कोशिश है। धरती पर जीवन की प्रकृति और कहीं और जीवन की तलाश, ये दरअसल एक ही सवाल के 2 पहलू हैं। ये खोज कि आखिर हम हैं कौन? हमारे ग्रह पर जितने भी जीव हैं, सब कार्बन आधारित ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन के संगीत में पृथ्वी की धुन अकेली ही बज रही हो। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हजारों लाइट ईयर्स तक बस यही एक आवाज गूंज रही है, या फिर एक तरह की कोई कॉस्मिक धुन है जिसमें अरबों अलग अलग आवाजें पूरी गैलेक्सी में जीवन का संगीत बजा रही हैं? चलिए पृथ्वी पर जीवन के इसी संगीत की एक छोटी सी धुन को समझते हैं एक कहानी के जरिए। ये कहानी है हेके समुराई वंश की और 1185 में डान्नो उरा में लड़ी गई उनकी आखिरी लड़ाई की। साल था 1185। जापान के सम्राट थे अंदोकू, महज 7 साल के एक बच्चे। वो हेके नाम के एक समुराई वंश के नाम मात्र के लीडर थे। उनकी सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई 24 अप्रैल 1185 को डानोरा में हुई। हेके की सेना न सिर्फ तादाद में कम थी, बल्कि बुरी तरह से हार भी गई। ज्यादातर मारे गए और जो बचे उन्होंने पकड़े जाने से बेहतर समझा समुद्र में कूदकर अपनी जान देना। सम्राट की दादी लेडी नी, उन्होंने ठान लिया था कि वो और अंदोकू दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगे। उन्होंने उस नन्हे सम्राट को अपनी बाहों में लिया और बस इतना कहा, समुद्र की गहराइयों में ही अब हमारी राजधानी है। और ये कहकर वो लहरों के नीचे समा गईं। वहां के मछुआरों के बीच एक कहानी मशहूर हो गई कि हेके समुराई आज भी समुद्र की गहराइयों में घूमते हैं, केकड़ों के रूप में। दरअसल यहाँ ऐसे केकड़े मिलते हैं जिनकी पीठ पर अजीब से निशान होते हैं, जो बिल्कुल एक समुराई के चेहरे जैसे दिखते हैं। और जब भी ये केकड़े पकड़े जाते हैं तो उन्हें खाया नहीं जाता।
डानोरा की उस दुखद घटना की याद में उन्हें वापस समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये जो किंवदंती है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। आखिर एक योद्धा का चेहरा केकड़े की पीठ पर बना कैसे? इसका जवाब शायद ये है कि ये चेहरा इंसानों ने ही बनाया है। सोचिए, बस इत्तेफाक से किसी केकड़े के पूर्वज की पीठ पर एक ऐसा पैटर्न रहा होगा जो थोड़ा बहुत इंसानी चेहरे जैसा दिखता हो। अब मछुआरे ऐसे केकड़े को खाने में हिचकिचाएंगे और उसे वापस समंदर में फेंक देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस केकड़े की पीठ एकदम साफ है उसे खा लिया जाएगा, लेकिन जिसका कवच थोड़ा चेहरे जैसा है उसे बार बार वापस फेंका जाएगा। इसका मतलब वो ज्यादा जिएगा और ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जिन केकड़ों के पैटर्न सबसे ज्यादा समुराई चेहरे से मिलते जुलते थे वो बचते गए, जब तक कि उनकी पीठ पर एक खूंखार समुराई का चेहरा पूरी तरह से नहीं बन गया। बड़ी दिलचस्प बात है कि इंसानों ने अनजाने में जो ये कमाल की प्रक्रिया चलाई, उसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान चाहे जानबूझकर या अनजाने में पौधों और जानवरों की कुछ खास किस्मों को पनपने का मौका देते हैं और दूसरों को रोक देते हैं। हेके केकड़े के मामले में ये सब मछुआरों ने अनजाने में किया था। पिछले 10,000 सालों से हम इंसानों ने जानबूझकर ये चुना है कि कौन से पौधे और जानवर जिंदा रहेंगे और कौन से नहीं। आज हमारे खेत, हमारे पालतू जानवर, फल, सब्जियां, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे ही हाथों से बनी है। सोचिए, 10,000 साल पहले न तो कोई डेयरी गाय थी, न ही मक्के के बड़े बड़े भुट्टे। हमने उनके पूर्वजों की ब्रीडिंग को कंट्रोल किया और उन गुणों को चुना जो हमारे लिए फायदेमंद थे। अब सोचिए, अगर इंसान पौधों और जानवरों की नई नई किस्में बना सकते हैं, तो क्या प्रकृति खुद ऐसा नहीं कर सकती? अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन इतने थोड़े से वक्त में इतने बड़े बदलाव ला सकता है, तो फिर जरा सोचिए कि नेचुरल सिलेक्शन, जो अरबों सालों से काम कर रहा है, वो क्या कुछ करने की ताकत रखता होगा। इसी से जुड़ी प्रक्रिया कहलाती है नेचुरल सिलेक्शन। ये चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वॉलेस की बहुत बड़ी खोज थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति जरूरत से कहीं ज्यादा पैदा करती है। जितने जानवर और पौधे पैदा होते हैं, उनमें से सबके सब जिंदा नहीं रह सकते। तो होता यह है कि माहौल यानी एनवायरनमेंट उन किस्मों को चुनता है जो बस इत्तेफाक से जिंदा रहने के लिए बेहतर हैं। हेरिडिटी में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों में कभी कभी छोटे और अचानक बदलाव होते हैं। इन्हें म्यूटेशन कहते हैं। यही म्यूटेशंस इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। माहौल उन म्यूटेशंस को चुनता है जो जिंदा रहने में मदद करें, और फिर धीरे धीरे यही बदलाव जब जमा होते जाते हैं तो एक जीव दूसरे में बदल जाता है और इस तरह नई प्रजातियों का जन्म होता है। तो इवोल्यूशन के दो सबसे बड़े राज हैं, मौत और वक्त। मतलब उन अनगिनत जीवों की मौत जो अपने माहौल में ठीक से फिट नहीं हो पाए, और उन छोटे छोटे लकी बदलावों को जमा होने में लगने वाला अरबों साल का लंबा वक्त जो जिंदा रहने में मदद करते हैं। एवोल्यूशन के लिए लगने वाला ये वक्त सच में बहुत लंबा है। आइए उस टाइम स्केल पर एक नज़र डालते हैं जिस पर नेचुरल सिलेक्शन ने धरती पर काम किया है। हमारी पृथ्वी का इतिहास करीब करीब 4.6 अरब साल पुराना है, और कमाल की बात यह है कि जीवन की शुरुआत इसके बनने के कुछ ही वक्त बाद लगभग 4 अरब साल पहले ही हो गई थी। फिर करीब 3 अरब साल पहले मल्टीसेलुलर यानी एक से ज्यादा कोशिका वाले जीव बने। इसके बाद लगभग 2 अरब साल पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आविष्कार हुआ, जिसने इवोल्यूशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। फिर आया करीब 600 मिलियन साल पहले का वो दौर जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। जीवन में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जहां बहुत कम समय में अनगिनत तरह के जीव सामने आए, और इस लंबी कहानी के बिल्कुल आखिर में बस कुछ मिलियन साल पहले सच्चे इंसानों का विकास हुआ। अगर हम जीवन के मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो पेड़ और हम बुनियादी तौर पर एक जैसे ही हैं। हम दोनों ही अपनी जेनेटिक जानकारी के लिए न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों ही अपनी कोशिकाओं की केमिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सब एक ही कोड बुक का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लिक एसिड की जानकारी को प्रोटीन की जानकारी में बदलने के लिए। ये मॉलिक्यूलर एकता इस तरफ इशारा करती है कि हम सबका एक ही कॉमन पूर्वज था। तो धरती पर जीवन की ये मॉलिक्यूलर एकता एक ही कहानी सुनाती है, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में इस कहानी की सिर्फ एक ही आवाज है? और ये सवाल हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, दूसरी आवाजों की खोज।
लैब में जब पुरानी धरती के माहौल को बनाया गया तो ये पता चला कि जीवन के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। पुरानी धरती पर जो गैसें थीं या फिर बिजली जैसी जो एनर्जी थी वो पूरे ब्रह्मांड में आम है। इसका मतलब साफ है कि जीवन के अणु पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और ये प्रक्रिया अरबों दूसरे ग्रहों पर भी हो सकती है। जरा सोचिए, बृहस्पति जैसे गैस जायंट पर जीवन कैसा हो सकता है? वहां कोई ठोस जमीन तो है नहीं, लेकिन एक घना तूफानी वायुमंडल है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों के अंदर रहते हुए वहां सिंकर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव जो ग्रह की गर्म गहराइयों में गिरने से पहले ही अपनी नस्ल आगे बढ़ा लेते हैं। वहां फ्लोटर्स हो सकते हैं, शहर जितने बड़े हाइड्रोजन के गुब्बारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खाकर जिंदा रहते हैं। और फिर हंटर्स भी हो सकते हैं, तेज तर्रार शिकारी जो इन फ्लोटर्स का शिकार करते हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या ये हल्की और धीमी धुन हजारों प्रकाश वर्षों तक गूंजने वाली अकेली आवाज है, या फिर एक तरह की कोई कॉस्मिक धुन है जिसमें अरबों अलग अलग आवाजें पूरी गैलेक्सी में जीवन का संगीत बजा रही हैं? बाहरी दुनिया के जीवन का सिर्फ एक भी उदाहरण मिल जाए, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो, तो वो बायोलॉजी को उसकी प्रांतीयता से बाहर निकाल देगा। वो बायोलॉजी को सिर्फ एक उदाहरण के अध्ययन से उठाकर एक यूनिवर्सल साइंस बना देगा। और ये खोज असल में इस बात की खोज है कि हम कौन हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इस बदलाव में भी कुछ नियम हैं, कुछ पैटर्न्स हैं। शायद यही वजह है कि बहुत पुराने जमाने से ही हम इंसानों ने आसमान की तरफ देखा है। इस अनिश्चित दुनिया में आकाश ही तो था जो एक स्थिरता और व्यवस्था का प्रतीक था। तारों के बीच आकृतियां खोजना और सूरज चांद की नियमित गति को समझना हमारे पूर्वजों के लिए इस ब्रह्मांड को जानने की पहली कोशिश थी। तो शुरुआती खगोल विज्ञान के आप कह सकते हैं दो पहलू थे। एक तरफ तो ये जीने के लिए एक बहुत जरूरी उपकरण था, और दूसरी तरफ ये कई रहस्यमयी विश्वासों और अंधविश्वासों की जड़ भी था। देखिए, एक तरफ तो आसमान को समझना जिंदगी और मौत का सवाल था। ये एक तरह का प्रैक्टिकल कैलेंडर था जो बताता था कि फसल कब बोनी है और कब काटनी है। लेकिन दूसरी तरफ ज्योतिष का विचार भी पनपा। लोगों को लगने लगा कि ग्रहों की वही चाल जो मौसम को कंट्रोल करती है, वो राजाओं, साम्राज्यों और यहां तक के आम इंसानों की किस्मत को भी नियंत्रित कर सकती है। और जानते हैं, ज्योतिष हमारी संस्कृति में इतना गहरा समाया हुआ था कि आज भी हमारी भाषा में इसके निशान मिलते हैं। अंग्रेजी का शब्द डिजास्टर असल में ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब है बुरा तारा। इन्फ्लुएंजा का मतलब है तारकीय प्रभाव, और शब्द कंसिडर का मतलब है ग्रहों के साथ सोचना, जो उस जमाने में किसी भी गंभीर विचार के लिए एक जरूरी शर्त मानी जाती थी। अब कहानी आती है दूसरी शताब्दी में। क्लॉडियस टॉलेमी नाम के एक शख्स ने ब्रह्मांड का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने अगले 1000 साल तक, जी हां, 1000 साल तक पश्चिमी सोच पर अपना दबदबा बनाए रखा। देखिए, टॉलेमी का ये भू केंद्रित मॉडल यानी जियोसेंट्रिक मॉडल बहुत ही सहज था। आखिरकार हम महसूस करते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज, चांद, तारे हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। इस विचार को चर्च का भी पूरा समर्थन मिला, और शायद इसी वजह से खगोल विज्ञान लगभग 1000 साल तक ठहरा रहा। सब यही मानते रहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। और फिर 1543 में निकोलस कोपर्निकस ने एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं। इस एक विचार ने पृथ्वी का दर्जा घटाकर उसे बस एक और ग्रह बना दिया जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। ये वो सोच थी जिसने एक वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। अब इस कहानी में आते हैं योहानेस केपलर। केपलर, आप समझिए, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। वो मानते थे कि ब्रह्मांड ईश्वर के मन की ज्यामितीय सुंदरता को दिखाता है। वो असल में स्वर्ग के गणित को समझकर ईश्वर के दिमाग को समझना चाहते थे। केपलर एक सवाल से बहुत जूझ रहे थे। आखिर ब्रह्मांड में सिर्फ 6 ग्रह ही क्यों हैं? 7 या 5 क्यों नहीं? उन्होंने इसका जवाब ज्यामिति में खोजा, खासतौर पर 5 प्लेटोनिक ठोसों में। ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल 3D आकार होते हैं। उनका आइडिया कमाल का था कि अगर आप इन 5 आकारों को एक के अंदर एक घोंसले की तरह रखें तो वे 6 ग्रहों की कक्षाओं के बीच की जगह को एकदम परफेक्टली भर देंगे। केपलर को लगा कि उन्होंने ईश्वर की दिव्य योजना का ब्लूप्रिंट खोज लिया है। लेकिन अपने इस खूबसूरत सिद्धांत को साबित करने के लिए केपलर को दुनिया के सबसे सटीक आंकड़ों की जरूरत थी, और वो आंकड़े सिर्फ एक व्यक्ति के पास थे, टाइको ब्राहे, अपने समय के महानतम ऑब्जर्वर।
टाइको ने दशकों तक आकाश का सबसे सटीक डेटा इकट्ठा किया था। केपलर को अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसी डेटा की सख्त जरूरत थी। उनका रिश्ता भले ही मुश्किलों भरा था, लेकिन विज्ञान की प्रगति के लिए यह बहुत जरूरी था। तो टाइको ने केपलर को मंगल ग्रह की कक्षा को हल करने का काम सौंपा। मंगल की गति सबसे अजीब थी और इसे पूर्ण वृत्ताकार कक्षाओं के पुराने विश्वास के साथ मिलाना सबसे मुश्किल काम था। और यहीं से केपलर का असली संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ उनका ये गहरा विश्वास था कि स्वर्गीय पिंड उत्तम वृत्तों यानी परफेक्ट सर्कल्स में घूमते हैं, और दूसरी तरफ टाइको के कठोर और सटीक अवलोकन थे जो इस विश्वास से मेल ही नहीं खा रहे थे। सालों की कड़ी मेहनत के बाद केपलर ने लगभग मंगल की कक्षा का रहस्य सुलझा ही लिया था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। उनकी गणना और टाइको के सटीक डेटा के बीच 8 आर्क मिनट का मामूली सा अंतर था। यह अंतर इतना छोटा था कि उसे आसमान में देखना लगभग नामुमकिन था। कोई और वैज्ञानिक होता तो शायद इसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन केपलर नहीं। वो जानते थे कि टाइको का डेटा सटीक है और ये छोटा सा अंतर सब कुछ बदल सकता था। ये विज्ञान के इतिहास का एक महान क्षण था। केपलर को एक चुनाव करना था, अपने प्यारे से सिद्धांत पर टिके रहना या फिर कठोर असुविधाजनक तथ्यों को स्वीकार करना। उन्होंने डेटा पर भरोसा करने का फैसला किया। जैसा कि उन्होंने खुद लिखा, उन 8 मिनटों ने ही खगोल विज्ञान में पूर्ण सुधार का रास्ता दिखाया। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी की एक शानदार जीत थी। और इसी फैसले के कारण केपलर अपनी पहली महान खोज पर पहुंचे। ग्रह वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों यानी इलिप्स में घूमते हैं, और सूर्य ठीक केंद्र में नहीं बल्कि एक फोकस पर होता है। इस एक खोज ने 2000 साल पुरानी उस धारणा को तोड़ दिया कि स्वर्ग की हर चीज उत्तम और गोलाकार होती है। लेकिन केपलर सिर्फ यह बताकर संतुष्ट नहीं थे कि ग्रह कैसे घूमते हैं। वो जानना चाहते थे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वो इसके पीछे के भौतिक कारण की तलाश में थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया। ब्रह्मांड कोई दैवी जीव नहीं बल्कि एक घड़ी की तरह एक मशीन है, और हर मशीन की तरह इसे भी एक बल चलाता है, एक बल जो सूर्य से निकलता है। ये सोच खगोल विज्ञान को खगोल भौतिकी में बदलने की शुरुआत थी। स्वर्ग के नियम अब रहस्यमयी नहीं थे, वे पृथ्वी के नियमों की तरह ही भौतिक थे। केपलर की मृत्यु के 36 साल बाद आइजैक न्यूटन नाम के एक व्यक्ति ने उनके काम को उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। न्यूटन ने उस बल को परिभाषित किया जिसकी केपलर को तलाश थी। उन्होंने इसे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा। ये एक सरल लेकिन बहुत गहरा नियम है। ब्रह्मांड की हर चीज दूसरी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और ये खिंचाव दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। इस नियम में सबसे क्रांतिकारी शब्द था सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। इसका मतलब था कि जो बल एक सेब को जमीन पर गिराता है, ठीक वही बल चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में और ग्रहों को सूर्य की कक्षा में बनाए रखता है। हजारों सालों में पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी के नियम एक हो गए थे। अपनी इतनी महान उपलब्धियों के बावजूद न्यूटन हमेशा विनम्र बने रहे। उन्होंने लिखा कि वो तो बस समुद्र किनारे खेलने वाले एक लड़के की तरह थे जिसने कुछ सुंदर कंकड़ ढूंढ लिए हों, जबकि सच्चाई का विशाल महासागर सामने अनखोजा पड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे अंधविश्वास से शुरू हुई एक यात्रा डेटा और तर्क के रास्ते हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियमों तक ले आई, और ये यात्रा आज भी जारी है। चैप्टर 4, हमारी धरती, ये दुनिया देखने में कितनी शांत और खूबसूरत जगह लगती है ना। यहाँ बदलाव होते तो हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे। पर जब हम प्रकृति के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनियाएं तबाह हुई हैं। दूसरे ग्रहों की सतह पर जहां गुजरे हुए कल के निशान आज भी मौजूद हैं, वहां हमें भयानक आपदाओं के अनगिनत सबूत मिलते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे अपने ज़माने में भी कई अजीब और हैरान कर देने वाली घटनाएं हुई हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी 30 जून 1908 को सेंट्रल साइबेरिया के एक सुनसान इलाके में। उस दिन वहां जो लोग मौजूद थे, उन्होंने एक बहुत बड़े आग के गोले को आसमान से नीचे आते देखा, और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना ताकतवर कि उसने मीलों तक फैले जंगलों को जमीन पर बिछा दिया। इस धमाके से जो शॉक वेव पैदा हुई, उसने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। इस घटना को तुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है, और इसने वैज्ञानिकों को सच में चकरा दिया था। शुरुआत में कई तरह की थ्योरीज सामने आईं। कुछ ने कहा कि यह किसी दूसरे ग्रह से आया स्पेसशिप था जो क्रैश हो गया।
कुछ ने सोचा कि शायद एंटी मैटर का कोई टुकड़ा टकराया हो, लेकिन ये सारी थ्योरीज बाद में एक एक करके खारिज हो गईं। देखिए, जहां ये घटना हुई वहां न तो कोई रेडियो एक्टिविटी मिली, न ही धरती के दूसरी तरफ से इसके निकलने का कोई निशान था, और न ही कोई मलबा बरामद हुआ। बस एक ही वजह थी जो इन सारे तथ्यों पर खरी उतरती थी, खासकर इस बात पर कि जमीन पर टक्कर का कोई गड्ढा क्यों नहीं था। और वो वजह ये थी कि एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा, करीब 10 लाख टन वजनी एक बर्फीला धूमकेतु जमीन से टकराने से पहले ही हमारे वायुमंडल में फट गया था। ये घटना हमें धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स को समझने के लिए मजबूर करती है। धूमकेतु, जो इतिहास में हमेशा से ही डर और अंधविश्वास की वजह रहे हैं, वैज्ञानिक समझ की नहीं। सदियों तक यही माना जाता था कि आसमान में धूमकेतु का दिखना किसी बड़ी तबाही का संकेत है। लोग इसे किसी राज्य के पतन या फिर ईश्वर के गुस्से से जोड़कर देखते थे। लेकिन फिर आए आइजक न्यूटन और उनके काम ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने धूमकेतुओं को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर विज्ञान की रोशनी में ला खड़ा किया। न्यूटन के ही काम की वजह से उनके दोस्त एडमंड हैली एक खास धूमकेतु के रास्ते का पता लगा पाए। हैली ने पाया कि जो धूमकेतु 1531, 1607 और 1682 में देखा गया था, वो असल में एक ही था, और उन्होंने एकदम सही भविष्यवाणी की कि वो 1758 में फिर लौटेगा। और जानते हैं क्या? ठीक वैसा ही हुआ। तो धूमकेतुओं और ग्रहों के बीच उड़ते इस मलबे की हमारी समझ हमारे सौरमंडल के बारे में एक बहुत जरूरी सच बताती है। और वो सच ये है कि इसका इतिहास हिंसक टकरावों से भरा पड़ा है। इस हिंसक अतीत के सबूत देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस रात में आसमान में हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद को देखिए। उसकी पूरी सतह इन टकरावों के निशानों से भरी पड़ी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर चांद पर इतने सारे गड्ढे हैं, तो ठीक उसके बगल में मौजूद हमारी पृथ्वी पर इतने कम क्यों दिखते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, इरोजन यानी क्षरण। हमारी धरती पर हवा है, पानी है, जो धीरे धीरे इन निशानों को मिटा देते हैं। चांद पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज्यादातर टकराव तो अरबों साल पुराने हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि ये आज भी होते हैं। शायद ऐसा ही एक टकराव 1178 में देखा भी गया था, जब इंग्लैंड के कुछ मॉन्क्स ने चांद पर एक जलती हुई मशाल देखने की बात रिपोर्ट की थी। ग्रहों को खतरा सिर्फ बाहरी टकरावों से नहीं होता, कभी कभी खतरा उनके अपने वायुमंडल के अंदर से भी आता है। और ये सबक हमें पृथ्वी के तथाकथित बहन ग्रह वीनस यानी शुक्र से सीखने को मिलता है। शुक्र का आकार और वजन लगभग पृथ्वी जितना ही है। एक जमाने में लोग कल्पना करते थे कि वहां हरे भरे दलदली जंगल होंगे, लेकिन असलियत तो बहुत ही भयानक है। शुक्र किसी नरक से कम नहीं है। शुक्र ग्रह की ये जो चरम स्थितियां हैं, ये एक प्रोसेस की वजह से हैं जिसे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ग्रह का वायुमंडल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देता। वो गर्मी अंदर ही फंस जाती है और तापमान बेकाबू होकर बढ़ता ही चला जाता है। इस फंसी हुई गर्मी ने शुक्र की सतह का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि वो हमारे घरों के ओवन से भी ज्यादा गर्म है, करीब 480 डिग्री सेल्सियस। इतना ही नहीं, वहां का वायुमंडल इतना घना और भारी है कि सतह पर दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। शुक्र का जो माहौल है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें दिखाता है कि हमारे अपने ग्रह जैसे किसी भी ग्रह के साथ क्या विनाशकारी हो सकता है। और ये बात हमें वापस अपनी दुनिया, अपनी पृथ्वी पर ले आती है। एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत ही नाजुक और अस्थिर जलवायु संतुलन पर टिकी है। देखिए, ग्रीनहाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी है, लेकिन शुक्र के उलट हमारा ग्रीनहाउस प्रभाव बिल्कुल संतुलित है। यही संतुलन है जो यहाँ जीवन को और इन विशाल महासागरों को बनाए रखता है। इसके बिना हमारी पृथ्वी भी एक बर्फ का गोला होती। लेकिन इतिहास में पहली बार एक प्रजाति यानी हम इंसानों के पास इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की ताकत आ गई है। हम जो जीवाश्मी ईंधन जला रहे हैं, जिस तरह से जंगलों को काट रहे हैं, ये सारी गतिविधियां सीधे सीधे पृथ्वी की जलवायु को बदल रही हैं। हमारे काम जलवायु पर अलग अलग, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टे तरीकों से असर डाल रहे हैं, और लंबे समय में इनके क्या नतीजे होंगे ये अभी तक ज्यादातर अज्ञात हैं। जब हम दूसरी दुनियाओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं तो हमें अपनी दुनिया की कीमत का एहसास होता है।
हमें पता चलता है कि ये कितनी अनमोल और कितनी नाजुक है और इसे बहुत सावधानी से सहेजने और संजोने की जरूरत है। सदियों से मंगल ग्रह हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता रहा है, कभी उम्मीदों का प्रतीक तो कभी किसी अनजाने डर का अखाड़ा। और इसकी एक बड़ी वजह है इसका हमारी पृथ्वी जैसा दिखना। वहां भी ध्रुवों पर बर्फ की चोटियां हैं, वहां भी बादल हैं और वहां का दिन भी लगभग 24 घंटे का ही होता है। तो मंगल के प्रति हमारे इस जुनून की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में एक छोटी सी गलतफहमी से, और एक ऐसे इंसान के जुनून से जिसका नाम था पर्सिवल लोवेल। देखिए, हुआ ये कि एक शब्द का मामूली सा गलत अनुवाद हो गया और बस इसी एक गलतफहमी ने दुनिया भर में एक ऐसा उन्माद पैदा कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि लाल ग्रह पर जरूर कोई बुद्धिमान सभ्यता रहती है। बॉस्टन के एक खगोलशास्त्री लोवेल ने तो अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी ऑब्जर्वेटरी ही इन नहरों का पता लगाने में लगा दी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक प्राचीन और बहुत ही समझदार सभ्यता को देख रहे थे जो अपने मरते हुए ग्रह को बचाने के लिए जी जान से संघर्ष कर रही थी। जहां एक तरफ लोवेल की इस सोच ने आम जनता को अपनी ओर खींच लिया था, वहीं वैज्ञानिक समुदाय में हर कोई इससे सहमत नहीं था। और इसका सबसे बड़ा और वैज्ञानिक विरोध विकासवाद के एक सह खोजकर्ता की तरफ से आया। 1907 में अल्फ्रेड रसल वेलेस ने भौतिकी के सीधे साधे नियमों का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि लोवेल की सोच असल में नामुमकिन थी। उन्होंने तर्क दिया कि मंगल एक बर्फीली, गड्ढों से भरी दुनिया है जहां नहरों में मौजूद कोई भी पानी लगभग तुरंत ही भाप बनकर उड़ जाएगा। वेलेस की इस तीखी आलोचना और दूसरे खगोलविदों के ये कहने के बावजूद कि उन्हें कोई नहर नहीं दिख रही, लोवेल के विचार लोगों के मन में फिर भी बसे रहे। लेकिन हाँ, जब से अंतरिक्ष यानों ने मंगल की जांच शुरू की है, तब से उनके इस नहरों के नेटवर्क का कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। मंगल के रहस्यों को सच में जानने का एक ही तरीका था, हमें वहां जाना था। और ये एक ऐसी यात्रा थी जो सिर्फ और सिर्फ रॉकेट के विकास से ही संभव हो सकी। रॉकेट का सफर प्राचीन चीनी समारोहों में इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी से शुरू हुआ था। फिर त्सियोल्कोव्स्की और गॉडार्ड जैसे महान वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा, और इसी के साथ रॉकेट तकनीक लगातार बेहतर होती गई और आखिरकार ग्रहों के बीच की यात्रा एक हकीकत बन गई। लेकिन मंगल पर उतरना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है। सोचिए, सोवियत संघ के मार्स 3 और मार्स 6 जैसे मिशन आखिरी कुछ सेकंड में नाकाम हो गए। ये मिशन मंगल की तेज हवाओं और अनजान जमीन के खतरों को साफ तौर पर दिखाते हैं। और फिर साल आया 1976। एक सुरक्षित लेकिन थोड़ी नीरस सी लगने वाली लैंडिंग साइट की बहुत ही सावधानी से खोज करने के बाद अमेरिका का वाइकिंग मिशन सफलतापूर्वक मंगल पर उतर गया। और इसी के साथ इंसानियत को पहली बार मंगल की सतह की एक साफ तस्वीर मिली। जो पहली तस्वीरें आईं, उन्होंने एक जाने पहचाने पृथ्वी के किसी रेगिस्तान जैसा नज़ारा दिखाया। वहां चट्टानें थीं, रेत के टीले थे और एक गुलाबी रंग का आसमान था। लेकिन वहां न तो कोई बड़े जीव जंतु थे और न ही किसी सभ्यता के कोई निशान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं था। क्या उस मिट्टी में सूक्ष्म जीवी जीवन हो सकता है, ऐसा जीवन जो लैंडर के कैमरों को भी दिखाई न दे? वाइकिंग के जीव विज्ञान से जुड़े प्रयोगों ने तो वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा उलझा दिया। 2 टेस्ट ने ऐसे संकेत दिए जैसे मिट्टी में कोई चीज ऊर्जा के लिए भोजन का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन केमिस्ट्री के प्रयोग में जीवन के लिए जरूरी कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ मिला नहीं। मामला बहुत पेचीदा था। इसके बाद एक दिलचस्प वैज्ञानिक सफाई सामने आई। इसमें यह कहा गया कि हो सकता है ये सब मंगल की मिट्टी की अनोखी और प्रतिक्रियाशील केमिस्ट्री की वजह से हो रहा हो, जो बिना जीवन के भी जीवन जैसी प्रतिक्रियाओं की नकल कर सकती है। और शायद इसी से इस रहस्य का जवाब मिल सकता था। तो जब मंगल पर जीवन का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, तो सवाल ये नहीं रहा कि मंगल क्या है, बल्कि सवाल ये बन गया कि ये इंसानियत के लिए क्या बन सकता है। अब आगे का सबसे सही कदम सिर्फ एक जगह पर टिकी हुई लैब भेजना नहीं है, बल्कि एक मोबाइल रोवर भेजना है। एक ऐसा रोवर जो मंगल के विशाल परिदृश्य को पार कर सके और वहां की सैकड़ों दिलचस्प जगहों का पता लगा सके। और यहीं से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच सामने आती है, मंगल को टेराफॉर्म करने की, यानी उसके वातावरण को इस तरह बदलने की कि वो इंसानों के रहने लायक बन जाए। देखिए, इस प्रक्रिया में मंगल की ध्रुवीय बर्फीली चोटियों पर गहरे रंग के पौधे बोना शामिल हो सकता है। ये पौधे सूरज की रोशनी को सोखकर बर्फ को पिघला देंगे,
इससे वायुमंडल को मोटा करने और तरल पानी को बनाए रखने के लिए प्राचीन गैसें बाहर निकलेंगी। और विडंबना देखिए, टेराफॉर्म किए गए मंगल के इस भविष्य के सपने में ठीक उसी नहर नेटवर्क का निर्माण शामिल है जिसकी कल्पना कवि पर्सिवल लोवेल ने की थी कि वो वहां पहले से मौजूद हैं। तो लोवेल की सोच भले ही गलत थी, लेकिन शायद ये एक तरह की भविष्यवाणी हो सकती है, क्योंकि अगर इस ग्रह को कभी रहने लायक बनाया गया तो ये काम वहां के स्थायी निवासी ही करेंगे। और मंगल के वो भविष्य के निवासी यानी मंगलवासी कोई और नहीं बल्कि हम इंसान होंगे। तो हमारी ये चर्चा शुरू होगी एक आज के ज़माने के स्पेसक्राफ्ट से, फिर हम चलेंगे गुजरे हुए वक्त की समुद्री यात्राओं की तरफ, और आखिर में वापस लौटेंगे अंतरिक्ष की इसी अनंत यात्रा पर। ये वो दौर है जब इंसानों ने, आप कह सकते हैं, अंतरिक्ष के महासागर में अपनी यात्राएं शुरू कर दी हैं। ग्रहों तक जाने वाले जो आज के जहाज हैं वो मानव रहित हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए सेमी इंटेलिजेंट रोबोट हैं जो उन दुनियाओं को खंगाल रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तारीख थी 9 जुलाई 1979। एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था वॉयेजर 2 करीब 2 साल की एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा के बाद जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के सिस्टम में दाखिल हुआ। बस फर्क ये था कि ये समुद्र तारों का था। तो सवाल उठता है, ये वॉयेजर आखिर है क्या? देखिए, ये एक सेमी इंटेलिजेंट रोबोट है। वजन इसका करीब 0.9 टन है और ये सोलर एनर्जी से नहीं चलता बल्कि प्लूटोनियम से चलने वाले एक छोटे से न्यूक्लियर प्लांट से अपनी पावर लेता है। 3 कंप्यूटर मिलकर इसका दिमाग बनाते हैं और एक बहुत बड़ा 3.7 मीटर का एंटीना पृथ्वी पर अपनी खोजों की सारी जानकारी वापस भेजता है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बृहस्पति के पास पहुंचने के लिए इसे बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ा। पहला खतरा था एक बेहद शक्तिशाली रेडिएशन बेल्ट जो इसके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पल में जलाकर राख कर सकता था, और दूसरा था मलबे का एक छल्ला जहां एक छोटी सी भी टक्कर पूरे मिशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। लेकिन ये रास्ता कोई नया नहीं है। इंसानों ने ऐसा सफर पहले भी तय किया है। आज का जो ये अंतरिक्ष अन्वेषण है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में उन पुराने समुद्री जहाज़ों के युग में मिलती हैं। सोचकर देखिए, 17वीं सदी में हॉलैंड से चीन जाने में 1 से 2 साल लग जाते थे, और हैरानी की बात यह है कि 20वीं सदी में वॉयेजर को भी पृथ्वी से बृहस्पति तक पहुंचने में लगभग उतना ही समय लगा। सदियां बदल गई, तकनीक बदल गई, लेकिन उस महासागर को पार करने का वक्त लगभग वही रहा। तो आखिर 15वीं से 17वीं सदी के उन महान नाविकों को कौन सी चीज खींच रही थी? वजह बहुत सारी थी। कुछ में महत्वाकांक्षा थी, कुछ में लालच था, कहीं राष्ट्रीय गौरव की बात थी तो कहीं धार्मिक कट्टरता की, और हाँ, वैज्ञानिक जिज्ञासा और रोमांच की वो प्यास जो कभी बुझती नहीं। और इस ऐतिहासिक समानता के बिल्कुल केंद्र में है डच गणराज्य। 17वीं सदी का एक ऐसा समाज जो बहुत ही तर्कसंगत, व्यवस्थित और अपनी रचनात्मकता के लिए जाना जाता था। 17वीं सदी का हॉलैंड सिर्फ व्यापार का गढ़ नहीं था, बल्कि ये नए नए विचारों का भी केंद्र था। और यही वो माहौल था जो अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को जन्म दे रहा था। देखिए, डच समाज की सहिष्णुता ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसने पूरे यूरोप के बड़े बड़े विचारकों को अपनी तरफ खींचा। स्पिनोजा और डेस्कार्टेस जैसे दार्शनिक और गणितज्ञ सेंसरशिप से बचने के लिए यहीं आए थे। ये जगह, आप कह सकते हैं, विचारों का एक संगम बन गई थी। और इसी माहौल से निकले क्रिश्चियन हाइगिन्स। उनका एक निजी आदर्श वाकई ही उनकी पूरी सोच को बयां कर देता है। दुनिया मेरा देश है और विज्ञान मेरा धर्म। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही आगे की सोच थी। खगोल विज्ञान में हाइगिन्स का जो योगदान है वो सच में असाधारण है। उन्होंने ही सबसे पहले ये पहचाना कि शनि के चारों ओर छल्ले हैं, रिंग्स हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी खोजा। उन्होंने मंगल ग्रह का नक्शा बनाया और ये भी पता लगा लिया कि वहां का एक दिन पृथ्वी की तरह ही लगभग 24 घंटे का होता है। लेकिन उनकी सोच यहीं पर नहीं रुकी। अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने एक तार्किक छलांग लगाई। उन्होंने ये तर्क दिया कि आसमान में दिखने वाले तारे भी हमारे सूरज जैसे ही हैं और उनके भी अपने ग्रह हो सकते हैं, और क्या पता उन ग्रहों पर जीवन भी हो। ये एक विशाल बसे हुए ब्रह्मांड की तरफ सोचा गया शायद पहला कदम था। देखिए, हर सफर अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आता है, और ये जो यात्रियों की कहानियां हैं, ये समुद्री यात्रा के जमाने से लेकर आज अंतरिक्ष के जमाने तक लगातार बदलती रही हैं।
पुराने जमाने के खोजकर्ता जब लंबी यात्राओं से लौटते थे तो बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। ऐसी कहानियां जिनमें बिना सिर वाले इंसानों का जिक्र होता था, जिनके मुंह कहते थे कि उनकी छाती पर होते थे। ये सब कल्पनाएं थीं, शायद किसी अनजाने का डर था। लेकिन वॉयेजर की जो कहानियां हैं वो इन पुरानी कहानियों से भी ज्यादा अजीब हैं, पर वो 100% सच्ची हैं। ये एक ऐसी दुनिया की बात करता है जहां पिघले हुए सल्फर की झीलें हैं और ज्वालामुखी सीधा अंतरिक्ष में लावा उगलते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बृहस्पति के चांद आयो की हकीकत है, जो किसी भी पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। आयो वाकई में एक बहुत ही अनोखी दुनिया है। इसकी सतह पर आपको उल्कापिंडों के गिरने से बने गड्ढे यानी क्रेटर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सतह लगातार सैकड़ों एक्टिव ज्वालामुखियों से बनती बिगड़ती रहती है, और इन ज्वालामुखियों को अपनी ऊर्जा मिलती है बृहस्पति के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से पैदा होने वाली ज्वारीय ताकतों से। वॉयेजर की एक और दिलचस्प कहानी है यूरोपा चांद की। इसकी सतह किसी बिलियर्ड बॉल की तरह एकदम चिकनी है, जिस पर एक दूसरे को काटती हुई लाइंस का एक रहस्यमयी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल बिछा हुआ है। ये एक और पहेली है, एक और शानदार खोज। अब ग्रहों को पीछे छोड़कर वॉयेजर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी अनंत यात्रा जो उसे तारों के बीच ले जाएगी। वॉयेजर का मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है। 1977 में लॉन्च होने के बाद इसने 1979 में बृहस्पति, फिर 81 में शनि, 86 में यूरेनस और 89 में नेपच्यून का दौरा किया, और अब 21वीं सदी में ये हमारे सौरमंडल से भी बाहर तारों के बीच के उस विशाल समंदर में सफर कर रहा है। अगर हम सोचें कि वॉयेजर का कैप्टन कोई लॉगबुक लिख रहा होता तो वो कुछ ऐसी होती। दिन 13, पृथ्वी और चांद की एक साथ ली गई पहली तस्वीर। दिन 475, खतरनाक एस्ट्रॉयड बेल्ट से सुरक्षित बाहर निकल आए। दिन 650, बृहस्पति पर चमत्कारों का दिन, आयो पर ज्वालामुखी देखे और दूसरे चांद पर अजीब चीजें नजर आईं। और दिन 662, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ा और शनि की ओर अंतरिक्ष के महासागर में फिर से निकल पड़े। और इसका भविष्य क्या है? 21वीं सदी में वॉयेजर हेलियोपॉस को पार कर जाएगा। ये हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा है। ये सूरज के साम्राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर सितारों के बीच के उस महान महासागर में अनंत काल तक भटकता रहेगा। तो आखिर में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट उन पुराने समुद्री जहाज़ों की ही तो विरासत हैं। ये भी सितारों के लिए बने वो जहाज़ हैं जो हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहेंगे। हमने, इंसानों ने, वाकई में कुछ महाकाव्य यात्राओं की शुरुआत की है जो हमारी खोज की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा को दिखाती है। आसमान में वो जो रोशनियां हैं, आखिर वो हैं क्या? ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि हम खुद। बचपन में जब भी हम ऊपर आसमान की तरफ देखते थे तो यही सोचते थे ना कि वो टिमटिमाते तारे क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, और हमारे पूर्वजों ने भी आसमान को देखकर ठीक यही सवाल पूछा था। तो जब विज्ञान नहीं था तो शुरुआती इंसानों ने क्या सोचा होगा? उन्होंने अपनी कल्पना का सहारा लिया। कुछ ने सोचा कि शायद आसमान एक बहुत बड़ा, मतलब एक खाल या खोल जैसा है, और ये जो तारे हैं ये शायद दूसरे कबीलों के जलाए हुए अलाव हैं जो बहुत दूर जल रहे हैं। या एक और थ्योरी ये भी थी कि शायद आसमान के इस खाल में छोटे छोटे छेद हैं, और उन छेदों के पीछे एक बहुत बड़ी आग जल रही है जिसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है। धीरे धीरे इन कहानियों और मिथकों की जगह एक नई सोच ने लेना शुरू किया। जैसे एक तरफ तो कुंग बुशमैन जैसे कबीले थे जो मिल्की वे को रात की रीढ़ की हड्डी कहते थे, जो अंधेरे को थामे हुए है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी, एक वैज्ञानिक ख्याल सामने आया। वो ख्याल क्या था कि ये तारे कुछ और नहीं बल्कि दूसरे सूरज हैं, बस हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। और बस इसी एक विचार ने प्राचीन ग्रीस में सोच के एक बिल्कुल नए, एक शानदार युग की शुरुआत कर दी। इसे ही आयोनियन जागृति के नाम से जाना गया। ये वो दौर था जब पहली बार ये माना गया कि ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, कि वो जानने योग्य है। और ये क्रांति बहुत तेजी से फैली। थेल्स जैसे विचारकों ने कहा कि दुनिया प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है, देवताओं का नहीं। एनाक्सिमैंडर ने प्रयोगों की शुरुआत की, और फिर डेमोक्रिटस आए जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया परमाणु। आयोनियन लोगों का जो सबसे अहम विचार था वो था कॉस्मोस की अवधारणा। इसका सीधा सा मतलब था कि ब्रह्मांड कोई अस्त-व्यस्त जगह नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे प्राकृतिक नियमों के जरिए समझा जा सकता है। ये विचार उस पुरानी सोच के बिल्कुल उलट था जो मानती थी कि दुनिया तो बस देवताओं की मर्जी से चलती है।
उनकी यही मान्यताएं आज के आधुनिक विज्ञान की नींव बने कि हाँ, ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, कि हर चीज को समझाने के लिए देवताओं की जरूरत नहीं है, और ये कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता अवलोकन और प्रयोग से होकर ही जाता है। लेकिन ठीक इसी समय एक और विचारधारा भी उभर रही थी, और इन दोनों के बीच एक ऐसा टकराव हुआ जो आगे चलकर विज्ञान को एक बहुत लंबी नींद में भेजने वाला था। ये टकराव था आयोनियन और पाइथागोरियन सोच के बीच का। देखिए, आयोनियन लोग प्रयोग और अवलोकन पर जोर देते थे, मतलब जो दिखता है, जो महसूस होता है, वही सच है। वहीं पाइथागोरियन मानते थे कि दुनिया को सिर्फ शुद्ध विचार और गणित से जाना जा सकता है, और ये जो भौतिक दुनिया है, ये तो बस एक आदर्श दुनिया की अधूरी सी परछाई है। और इसी सोच के साथ समाज में हाथों से काम करने को, मतलब शारीरिक मेहनत को, नीची नजर से देखा जाने लगा। जैसा कि अरस्तू ने कहा भी है, निम्न वर्ग के लोग स्वभाव से दास होते हैं और उनके लिए यही बेहतर है कि वे एक स्वामी के शासन में रहें। अब जब ऐसी सोच हो तो प्रयोग कौन करेगा, क्योंकि प्रयोग करना तो दासों का काम माना जाने लगा, दार्शनिकों का नहीं। और बस इसी वजह से जो प्रयोगात्मक विज्ञान था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। रहस्यवाद को अपनाने और दास आधारित समाज होने के कारण प्रयोग को पूरी तरह से नकार दिया गया। नतीजा, आयोनियन विज्ञान लगभग 2000 सालों के लिए जैसे रुक सा गया। सदियों बाद जब आयोनियन भावना को फिर से खोजा गया तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई। एक महान पुनर्जागरण हुआ। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थे समोस के एरिस्टार्कस। सोचिए, कोपरनिकस से लगभग 1800 साल पहले उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि वो सूरज के चारों ओर घूमती है। लेकिन उनके इस क्रांतिकारी विचार को अधार्मिक कहकर खारिज कर दिया गया और भुला दिया गया। तो आज इस पुनर्जागरण के बाद विज्ञान के जरिए हम ब्रह्मांड में अपना पता क्या जानते हैं, चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारे ग्रह से। ये ग्रह हमारी आकाशगंगा के करीब 400 अरब तारों में से एक बहुत ही साधारण सितारे का चक्कर लगाता है, जिसे हम सूरज कहते हैं। और हमारा ये सूरज भी कोई खास जगह पर नहीं है। ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र से बहुत दूर, करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, इसके बाहरी किनारे पर कहीं स्थित है। और हमारी आकाशगंगा भी अकेली नहीं है। आज तक हम जितना ब्रह्मांड देख पाए हैं उसमें ऐसी 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो आखिर हम हैं कौन और हम हैं कहाँ? इतनी लंबी खोज के बाद जवाब ये मिलता है कि हम एक बिल्कुल मामूली से तारे के एक कह सकते हैं कि महत्वहीन ग्रह पर रहते हैं। एक ऐसा ग्रह जो एक ऐसी आकाशगंगा के किसी भुला दिए गए कोने में कहीं छिपा हुआ है, जहां शायद इंसानों से ज्यादा तो आकाशगंगाएं हैं। ये जवाब सच में हमें बहुत विनम्र बना देता है। हमारी जगह भले ही खास ना हो, लेकिन हम अपनी दुनिया को खास बनाते हैं। कैसे? अपने सवालों के साहस से और उन सवालों के जवाब खोजने की गहराई से। ज्ञान की ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें दिखाती है कि हमने ब्रह्मांड के सागर के किनारे काफी समय बिता लिया है और अब हम अंततः उन तारों के लिए यात्रा पर निकलने को तैयार हैं। सोचिए, जब कोई समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो एक तरह से वो ब्रह्मांड के ही एक छोर पर होता है। देखिए ना, जो लहरें उठती और गिरती हैं वो भी तो दूर मौजूद चांद और सूरज के खिंचाव का ही नतीजा हैं। ये लहरें हमें याद दिलाती हैं अंतरिक्ष की विशालता का। और वो रेत के वो नन्हे नन्हे कण जो कभी बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करते थे, वो हमें समय की अंतहीन गहराई का एहसास कराते हैं। अगर हम एक मुट्ठी रेत उठाएं तो उसमें करीब 10,000 दाने होंगे। और जानते हैं, ये संख्या उन सभी तारों से भी ज्यादा है जो हम किसी भी साफ रात में बिना किसी दूरबीन के अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर जितने तारे हम देख पाते हैं वो तो बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सच तो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उनकी कुल संख्या हमारी धरती के सारे समुद्र तटों पर मौजूद रेत के हर एक कण को मिला देने के बाद भी ज्यादा है। रात के आसमान में हम जो ये तारामंडल देखते हैं, असल में वो एक तरह का धोखा है, एक भ्रम। ये कोई असली तारों के समूह नहीं है। बात सिर्फ हमारे देखने के नजरिए की है। धरती से देखने पर वो हमें एक खास पैटर्न में नजर आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही तारामंडल में दिखने वाला एक तारा हमारे काफी करीब हो और थोड़ा धुंधला हो, जबकि दूसरा तारा उससे कहीं ज्यादा दूर हो पर बहुत चमकीला हो। तो सवाल उठता है कि क्या ये पैटर्न कभी बदलते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए 2 ही तरीके हैं।
या तो हमें तारों के बीच की वो बेहिसाब दूरियां तय करनी होंगी जिससे हमारा देखने का नजरिया बदल जाए, या फिर हमें लाखों साल इंतजार करना होगा, क्योंकि समय के साथ तारे भी अपनी जगह बदलते हैं, नए तारे जन्म लेते हैं और पुराने मर जाते हैं। तो हाँ, अंतरिक्ष और समय दोनों ही इन आकृतियों को बदल देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सप्तर्षि तारामंडल। आज वो हमें एक करछुल जैसा दिखाई देता है, पर अगर हम समय में 10 लाख साल पीछे जा पाते तो जानते हैं वो कैसा दिखता? एक भाले की तरह। और अगर हम 10 लाख साल आगे भविष्य में झांकें तो उसका आकार इतना बदल चुका होगा कि शायद हम उसे पहचान ही ना पाएं। तो तारों के बीच की ये जो विशाल दूरियां हैं, ये हमें समय के एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प पहलू से रूबरू कराती हैं, और इन दूरियों को नापने का पैमाना है प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये है कि जब भी हम आसमान में तारों को देखते हैं तो हम असल में अतीत में झांक रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन तारों से निकली रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो हम किसी भी तारे को वैसा ही देखते हैं जैसा वो अतीत में था, न कि वैसा जैसा वो ठीक अभी इसी पल में है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एंड्रोमेडा तारामंडल में एक तारा है बीटा एंड्रोमेडे। आज हम उसे जैसा देख रहे हैं वो उसका 75 साल पुराना रूप है। अगर हम और दूर देखें हमारी पड़ोसी आकाशगंगा M31 को, तो उससे जो रोशनी आज हम तक पहुंच रही है वो 20 लाख साल पुरानी है, यानी उस वक्त की जब धरती पर इंसान भी नहीं थे। और अगर हम सबसे दूर की चीज़ों को देखें, जिन्हें क्वासार कहा जाता है, तो हम उन्हें वैसा देख रहे हैं जैसे वो 8 अरब साल पहले थीं, यानी हमारी अपनी पृथ्वी के बनने से भी बहुत बहुत पहले। समय और स्थान का ये जो गहरा रिश्ता है, इसे समझने का हमारा नजरिया एक युवा क्लर्क ने हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनके विचारों ने सचमुच भौतिकी की दुनिया में एक क्रांति ला दी। आइंस्टाइन ने अपनी सोच की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से की। उन्होंने सोचा कि अगर कोई प्रकाश की एक लहर पर सवारी कर सके तो उसके लिए दुनिया कैसी दिखेगी। बस ये एक सवाल उन्हें उनके विशेष सापेक्षता के सिद्धांत तक ले गया। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत से प्रकृति के 2 अटल नियम सामने आए। पहला नियम ये कि आप अपनी रफ्तार को प्रकाश की रफ्तार में जोड़ नहीं सकते, और दूसरा नियम ये कि कोई भी भौतिक चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। ये हमारे ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। इसे ऐसे समझिए जैसे एक साउंड बैरियर था, यानी ध्वनि की रफ्तार की सीमा। वो एक इंजीनियरिंग की चुनौती थी जिसे हमने सुपरसोनिक जेट बनाकर पार कर लिया। लेकिन लाइट बैरियर यानी प्रकाश की रफ्तार की सीमा, वो कोई इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं है, वो तो प्रकृति का एक बुनियादी नियम है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए एक और कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश की रफ्तार के बहुत करीब यात्रा कर रहा है। अब उस यात्री के लिए जो यान में है सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहेगा, लेकिन हमारे लिए जो बाहर से उसे देख रहे हैं चीजें बहुत अजीब हो जाएंगी। हमें वो यात्री यात्रा की दिशा में सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और सबसे अजीब बात, उसकी घड़ी हमारे मुकाबले बहुत बहुत धीमी चलेगी। तो ये सब सुनने के बाद सवाल यही उठता है कि क्या हम कभी प्रकाश की रफ्तार के पास भी पहुंच पाएंगे? मतलब सिद्धांत तो ठीक है, पर असल दुनिया में इसकी इंजीनियरिंग से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? और क्या तारों तक यात्रा करने के लिए कोई डिजाइन सोचे भी गए हैं? हाँ, इस पर कई तरह के डिजाइन सोचे गए हैं। जैसे एक था प्रोजेक्ट ओरियन। इसमें यह कल्पना की गई थी कि एक अंतरिक्ष यान के पीछे छोटे छोटे परमाणु बम फोड़े जाएं और उन धमाकों के धक्के से यान को आगे बढ़ाया जाए। एक और डिजाइन था प्रोजेक्ट डेडोलस, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की ताकत पर आधारित था। और एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया था बुसार्ड रैमजेट का। इसमें एक बहुत बड़ा स्कूप होता जो चलते चलते तारों के बीच बिखरी हाइड्रोजन को इकट्ठा करता और उसे ही ईंधन की तरह इस्तेमाल करता। एक और बेहतरीन विचार है ऐसे यान का जो लगातार 1G के त्वरण से चले। 1G मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जितना खिंचाव। इससे यात्रियों को यान के अंदर बिल्कुल धरती जैसा ही महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रफ्तार से चलने पर ऐसा यान सिर्फ 1 साल के अंदर प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंच जाएगा। इस तरह की सापेक्षतावादी अंतरिक्ष यात्रा, यानी प्रकाश की गति के करीब की जाने वाली यात्रा, मानवता के भविष्य के लिए और तारों के बीच हमारी जगह के लिए बहुत गहरे मायने रखती है। ये जो समय के धीमा होने वाला असर है ना, ये लंबी यात्राओं पर और भी ज्यादा नाटकीय हो जाता है। मान लीजिए कोई उसी 1G वाले यान से हमारी आकाशगंगा के केंद्र तक का सफर तय करता है, तो पता है क्या होगा?
यान में बैठे यात्री के लिए इस सफर में सिर्फ 21 साल गुजरेंगे, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचेगा हमारी धरती पर 30,000 साल बीत चुके होंगे। इसका मतलब सीधा और साफ है, प्रकाश की रफ्तार के करीब अंतरिक्ष में यात्रा करना असल में भविष्य की यात्रा करना है। अगर वो यात्री कभी वापस लौटे तो वे एक ऐसी धरती पर कदम रखेंगे जो उनसे हजारों साल आगे जा चुकी होगी। और ये बात हमें इतिहास के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब एक छोटी सी घटना आने वाले पूरे भविष्य का रास्ता बदल देती है। जरा सोचिए, अगर प्राचीन यूनान का वो वैज्ञानिक नजरिया जिसे आयोनियन विज्ञान कहते हैं, अगर वो जिंदा रह गया होता, वो नजरिया जो मानता था कि ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, तो क्या हम आज शायद तारों के बीच यात्रा कर रहे होते? और आज हम ये जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में ग्रहों का होना कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि एक आम बात है। हमारी मिल्की वे में अरबों तारे हैं और बहुत मुमकिन है कि अरबों ही ग्रहों के परिवार भी हैं। अनगिनत दुनियाएं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। आखिर में हमारा अस्तित्व पूरी तरह से नजरिए का खेल है। एक मेफ्लाई को देखिए जो सिर्फ एक दिन जीती है। उसकी नजर में एक इंसान तो लगभग अमर है, लेकिन अगर एक तारे की नजर से देखें तो हमारा पूरा जीवन बस पलक झपकने जितना है, अरबों सालों में एक छोटी सी पल भर की चमक। और अंत में यह सब हमें एक गहरे सच की याद दिलाता है कि दुनियाएं और तारे भी इंसानों की ही तरह जन्म लेते हैं, जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। जीवन की नियति और ब्रह्मांड की नियति ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए एक सेब की पाई से शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए चाहिए गेहूं, सेब, चीनी और ये सब चीजें बनी हैं अणुओं से। और फिर ये अणु जैसे पानी हो या चीनी, ये भी और छोटी छोटी चीजों से बने हैं जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये परमाणु आते कहाँ से हैं? देखिए, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी का जन्म हुआ है तारों के अंदर। एक तारा असल में एक बहुत बड़ी, एक विशाल ब्रह्मांडीय भट्टी की तरह है, जहां हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं को पकाकर भारी परमाणु बनाए जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर एक सेब के पाए को बार बार आधा काटा जाए तो एक अकेले परमाणु तक पहुंचने के लिए करीब 90 बार काटना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, इतना तेज चाकू तो होता नहीं। ये तो बस एक तरीका है ये समझने का कि एक परमाणु आखिर कितना छोटा होता है, इतना छोटा कि उसे देख पाना भी नामुमकिन है। तो फिर ये परमाणु होता क्या है? असल में इसके बाहर ना इलेक्ट्रॉनों का एक धुंधला सा बादल होता है। यही वो बादल है जो इसे इसके रासायनिक गुण देता है, जैसे सोने में जो चमक है या लोहे में जो कठोरता है। लेकिन इस बादल के ठीक अंदर, एकदम केंद्र में, एक नाभिक यानी न्यूक्लियस छिपा होता है, और ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब परमाणु की इस बनावट का पता चला तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। वो ये था कि परमाणु ज्यादातर खाली जगह है। मतलब जिस ठोस दुनिया को हम देखते छूते हैं वो असल में ज्यादातर शून्य है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उस वक्त वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो वैज्ञानिक जिन्होंने नाभिक की खोज की थी, वो अपने नतीजों से इतने हैरान हुए, उन्होंने इसकी तुलना कुछ इस तरह की कि जैसे एक टिश्यू पेपर के टुकड़े पर तोप का गोला दागा जाए और वो गोला वापस उछलकर दागने वाले को ही लग जाए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि परमाणु के अंदर इतना घना, इतना ठोस केंद्र हो भी सकता है। और इसी खोज से ये अंदाजा लगा कि परमाणु कितने ज्यादा खाली हैं। जो नाभिक है वो परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा है, लेकिन इसके बावजूद परमाणु का लगभग सारा वजन उसी में होता है, और उसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन वो बस एक धुएं के बादल जैसे हैं। तो एक सवाल मन में आता है, अगर सब कुछ इतना खाली है तो कोई दीवार के आर पार क्यों नहीं जा सकता? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनों का विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बादल एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक के दो एक जैसे सिरे एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। यही वो अदृश्य बल है जो हमें ठोसपन का एहसास कराता है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि परमाणु क्या हैं, लेकिन सवाल वही है, ये बने कहाँ? इन्हें बनाने के लिए जो जबरदस्त गर्मी और दबाव चाहिए वो प्रकृति में सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, तारों के धधकते हुए केंद्र में। एक तारे को ना एक बहुत बड़ी, एक विशाल ब्रह्मांडीय रसोई की तरह समझा जा सकता है। ये अपनी बेहिसाब गर्मी और दबाव का इस्तेमाल करता है और हाइड्रोजन जैसे सबसे हल्के तत्व को पकाता है और उससे बनाता है भारी तत्व।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रसोई में सरल चीजों से कोई मुश्किल सा व्यंजन बनता है। अपना सूर्य ही इसका एक उदाहरण है। इसके केंद्र में जहां से इसकी सारी रोशनी पैदा होती है, वहां तापमान 4 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है। और इतनी जबरदस्त गर्मी में ही वो प्रक्रिया हो पाती है जिसे परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसी में परमाणु आपस में जुड़ते हैं। इस अविश्वसनीय तापमान पर होता क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु इतनी तेजी से टकराते हैं कि वो आपस में जुड़कर हीलियम बना लेते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में निकलती है भारी मात्रा में ऊर्जा। हमारा सूर्य हर एक सेकंड में करीब करीब 40 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। ये एक तरह का लगातार चलने वाला नियंत्रित विस्फोट है। देखिए, हर तारे का जीवन और उसकी मृत्यु ये उसके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करती है। और यही जीवन और मृत्यु का चक्र ये तय करता है कि ब्रह्मांड में कौन कौन से तत्व बनेंगे और वो फैलेंगे कैसे। हमारे सूर्य जैसे जो औसत तारे होते हैं, उनका जीवन काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होता है। ये एक गैस के बादल से जन्म लेते हैं, फिर अरबों साल तक हाइड्रोजन को हीलियम में जलाते रहते हैं, और जब इनका ईंधन खत्म होने लगता है तो ये फूलकर एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाते हैं, इतने बड़े कि ये बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल लेंगे। और आखिर में जो बचेगा वो होगा एक ठंडा सिकड़ा हुआ केंद्र, जिसे श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन जो तारे सूर्य से बहुत बहुत ज्यादा विशाल होते हैं, उनका अंत कहीं ज्यादा नाटकीय होता है। वो एक महाविस्फोट के साथ खत्म होते हैं, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विस्फोट होता है, और इसी हिंसक मृत्यु के दौरान ही लोहे से भी भारी तत्व बनते हैं और फिर पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। तो चाहे तारों की धीमी मौत हो या फिर सुपरनोवा का वो महाविस्फोट, इन प्रक्रियाओं में जो भी परमाणु बनते हैं वो वापस अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। और यही वो कच्चा माल है जिससे नई पीढ़ी के तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, और हाँ, जीवन का भी निर्माण होता है। ये एक बहुत ही गहरा और सीधा संबंध है। हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजन है, हमारे दांतों में जो कैल्शियम है, हमारे खून में जो लोहा है, और हाँ, हमारी सेब की पाई में जो कार्बन है, ये सभी के सभी तत्व अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के दिल में गड़े गए थे। मतलब जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास तारों की उत्पत्ति और उनके विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जिस पदार्थ से हम सब बने हैं, वो परमाणु जो जीवन को संभव बनाते हैं, वो बहुत पहले और बहुत दूर विशाल लाल तारों में गड़े गए थे। हम सचमुच तारों की धूल से ही बने हैं। बात है कोई 10 से 20 अरब साल पहले की, जब एक असाधारण घटना हुई, बिग बैंग, जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। उस पल में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा एक बहुत ही छोटे से बिंदु में सिमटी हुई थी, जिसे हम एक तरह का ब्रह्मांडीय अंडा कह सकते हैं। और फिर वो फैलना शुरू हुआ। अब ये फैलाव ऐसा नहीं था जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। नहीं, ये तो खुद स्पेस का खिंचाव था। मानो स्पेस खुद एक रबर की चादर हो जो हर दिशा में समान रूप से खिंच रही थी, और उस पर मौजूद हर चीज यानी पदार्थ और ऊर्जा भी उसी के साथ फैलकर ठंडी होती जा रही थी। जैसे जैसे ये ब्रह्मांडीय आग का गोला फैलता गया, इसका विकिरण भी ठंडा होता गया। इसकी ऊर्जा पहले गामा किरणों के रूप में थी, फिर वो एक्सरे में बदली, और फिर उस रोशनी में जिसे हम देख सकते हैं। और आखिरकार लाखों साल बाद इतिहास में पहली बार स्पेस हमारी आंखों के लिए पूरी तरह से अंधेरा हो गया। इस शुरुआती ठंडक के बाद ब्रह्मांड विकिरण और 2 सबसे सरल तत्वों से भरा हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन ये मिश्रण पूरी तरह से एक जैसा नहीं था। कहीं कहीं गैस थोड़ी ज्यादा घनी थी तो कहीं कम, और बस इन्हीं छोटे छोटे अंतरों की वजह से गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया और गैस के बादल बनने और बड़े होने लगे। तो फिर गैस के इन्हीं विशाल बादलों से ब्रह्मांड की पहली बड़ी संरचनाएं यानी हमारी आकाशगंगाएं कैसे बनी? चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपना आकार कैसे लिया। देखिए, भौतिकी के 2 बहुत ही सरल नियमों ने पहली आकाशगंगाओं के 2 मुख्य आकार तय किए, गुरुत्वाकर्षण और कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को ऐसे समझिए जैसे कोई आइस डांसर जब अपनी बाहों को सिकोड़ता है तो उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जो बादल तेजी से घूम रहे थे वे चपटे होकर डिस्क जैसी सुंदर सर्पिल आकाशगंगाएं बन गईं, और जो बादल धीरे धीरे घूम रहे थे वे ज्यादा नहीं चपटे और विशाल अंडाकार आकाशगंगाओं में बदल गए।
इन्हीं नई नई बनी आकाश गंगाओं के अंदर पहले सितारों ने जन्म लिया। ये शुरुआती तारे बहुत ही विशाल थे और इसी वजह से उनकी जिंदगी छोटी थी, जो बहुत ही जोरदार सुपरनोवा विस्फोटों के साथ खत्म हुई। इन धमाकों ने भारी तत्वों को वापस अंतरिक्ष की गैस में मिला दिया और इस तरह आने वाली पीढ़ियों के सितारों और ग्रहों के बनने का सामान तैयार किया। आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आकाशगंगाओं का एक बहुत बड़ा और अलग-अलग तरह का परिवार दिखाई देता है। इसमें खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, शांत और विशाल अंडाकार आकाशगंगाएं हैं और तो और कुछ दुर्लभ रिंग गैलेक्सीज भी हैं जो दो आकाशगंगाओं के बीच हुई जबरदस्त टक्कर का नतीजा होती है। चलिए अब उस खोज की ओर बढ़ते हैं जिसने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव रखी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे समझने के लिए हमें पहले डॉपलर प्रभाव को जानना होगा। सोचकर देखिए, जब कोई एम्बुलेंस आपकी तरफ आती है तो उसके सायरन की आवाज़ तेज और तीखी लगती है और जैसे ही वो आपसे दूर जाती है आवाज़ गहरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास आते समय ध्वनि की तरंगें दब जाती हैं और दूर जाते समय खिंच जाती हैं। बिल्कुल, यही सिद्धांत प्रकाश यानी रोशनी पर भी लागू होता है। जब कोई चीज जैसे कि कोई आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है तो उससे आने वाली प्रकाश की तरंगें खिंच जाती हैं। इस खिंचाव की वजह से वो प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खिसक जाता है। इसी को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। तो खगोल शास्त्री एडविन हबल और मिल्टन ह्यूमसन ने जब इस रेड शिफ्ट का अध्ययन किया तो वे एक हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जा रही है। इसका एक ही मतलब था कि आकाशगंगाएं सिर्फ दूर नहीं जा रही हैं बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही फैल रहा है। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार का ये विचार अब काफी हद तक स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ अनसुलझे रहस्य भी हैं। जैसे खगोल शास्त्री हॉल्टन आर्प ने कुछ ऐसी चीजें खोजी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती थी, लेकिन उनके रेड शिफ्ट बहुत अलग अलग थे। यह खोज इस सीधी सरल तस्वीर को एक चुनौती देती है। फिर भी ज्यादातर सबूत एक फैलते हुए ब्रह्मांड की तरफ ही इशारा करते हैं। तो ब्रह्मांड फैल रहा है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसका अंत क्या होगा? आइए अब ब्रह्मांड के भविष्य से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों और इसके कुछ गहरे रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। क्वासार एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये वो चीजें हैं जिनमें बिग बैंग के बाद से सबसे ज्यादा ऊर्जा है। इनसे इतनी जबरदस्त ऊर्जा कैसे निकलती है, इसके लिए कई अजीब सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ मानते हैं कि ये किसी बहुत बड़े ब्लैक होल में पदार्थ के गिरने से होता है, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये व्हाइट होल हो सकते हैं जो सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल के ठीक उल्टे हों, जहां से पदार्थ और ऊर्जा बाहर की ओर निकलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड के चक्र में होने का विचार कोई नया नहीं है। प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भी मृत्यु और पुनर्जन्म के ब्रह्मांडीय चक्रों की कल्पना की गई है। इसमें ब्रह्मा के दिन और रात जैसी समय सीमाएं हैं जो अरबों वर्षों तक चलती हैं, और ये पैमाने आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड तक विज्ञान के पैमानों से काफी मेल खाते हैं। आज के विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की दो संभावित किस्मतें हो सकती हैं, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रह्मांड में कुल कितना पदार्थ है। अगर पदार्थ इतना नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण इस फैलाव को रोक सके, तो ब्रह्मांड हमेशा हमेशा फैलता रहेगा और आखिरकार एक ठंडा अंधेरा और बेजान कणों का धुंध बन जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्मांड में जरूरत के मुताबिक छिपा हुआ पदार्थ मौजूद है, तो गुरुत्वाकर्षण आखिरकार जीत जाएगा। वो इस फैलाव को रोकेगा और फिर सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा, जो शायद एक नए बिग बैंग की और एक अंतहीन चक्र की शुरुआत हो। इस बात की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे समझने के लिए सोचिए कि हम एक दो आयामी यानी 2D दुनिया में रहते हैं, जैसे कागज पर बनी कोई आकृति। हमारे लिए तीसरा आयाम यानी ऊंचाई एक रहस्य होगा, लेकिन उस कागज को एक गेंद के चारों ओर मोड़ा जा सकता है। अब हमारी दुनिया सीमित तो है, पर उसका कोई किनारा नहीं है। ठीक इसी तरह यह भी संभव है कि हमारा 3 आयामी यानी 3D ब्रह्मांड एक रहस्यमयी चौथे आयाम में मुड़ा हुआ हो, एक 4 आयामी हाइपरस्फीयर की सतह की तरह, सीमित पर बिना किसी किनारे के। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारा ब्रह्मांड वाकई में बंद है, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि उससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या यह संभव है कि हम खुद एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर रह रहे हों? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे अस्तित्व को ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों से जोड़ता है और हमें हमारी अपनी वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है।
इस विशाल ब्रह्मांडीय अंधेरे में न जाने कितने तारे और ग्रह हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही 10 लाख ऐसी दुनिया हो जहां हमसे कहीं ज्यादा विकसित जीव रहते हों। देखिए, बहुत कुछ जानना ही बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी सिर्फ जानकारी नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ होती है। फिर भी हमारे पास जो जानकारी है उसकी मात्रा हमारी बुद्धिमत्ता का एक पैमाना तो है ही। जानकारी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बिट कहते हैं। ये किसी भी हाँ या ना वाले सवाल का जवाब है। मतलब ये बताने के लिए कि एक लैंप ऑन है या ऑफ, बस एक बिट जानकारी की जरूरत होती है। जैसे इस किताब में जो जानकारी है वो करीब करीब 1 करोड़ बिट्स की है। वहीं 1 घंटे का कोई टीवी प्रोग्राम देखें तो उसमें करीब 10 खरब बिट्स होते हैं। और अगर हम धरती की सारी लाइब्रेरियों में मौजूद शब्दों और तस्वीरों को मिला दें तो ये संख्या 1 करोड़ खरब बिट्स तक पहुंच जाएगी। ये मोटे तौर पर इंसान के सारे ज्ञान का एक पैमाना है। लेकिन जरा उन पुरानी दुनियाओं के बारे में सोचिए जहां जीवन अरबों साल पहले शुरू हुआ होगा। वहां का ज्ञान शायद 10 की घात 30 बिट्स या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। तो चलिए एक ऐसे ही दुर्लभ ग्रह की कल्पना करते हैं जिसकी सतह पर तरल पानी का महासागर है। इस पानी वाले माहौल में हम सबसे बुद्धिमान जीवों को ढूंढते हैं और हमें मिलते हैं इस ग्रह के सबसे शानदार प्राणी, गहरे महासागर के मालिक विशाल व्हेल। वो धरती पर अब तक विकसित हुए सबसे बड़े जानवर हैं, यहां तक कि डायनासोर से भी कई ज्यादा बड़े। एक बड़ी ब्लू व्हेल 30 मीटर लंबी और 150 टन वजनी हो सकती है। वैसे व्हेल महासागरों में हाल ही में आई हैं। कोई 7 करोड़ साल पहले उनके पूर्वज जमीन पर रहने वाले स्तनधारी थे जो धीरे धीरे समुद्र में रहने लगे। आज भी उनमें स्तनधारी होने की आदतें हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। उनका बचपन लंबा होता है जिसमें बड़े उन्हें सिखाते हैं और उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद है। समुद्र में ज्यादा दूर तक देखना या सूंघना मुश्किल होता है, इसलिए विकास ने उनकी एक और इंद्रियों को मजबूत किया, सुनने की शक्ति। लाखों सालों तक व्हेल के धीमे और गहरे गीत पूरे महासागरों में सफर कर सकते थे। अमेरिकी जीव विज्ञानी रोजर पेन ने हिसाब लगाया कि गहरे समुद्र के साउंड चैनल का इस्तेमाल करके 2 व्हेल्स दुनिया में कहीं भी एक दूसरे से बात कर सकती थीं। ऐसा लगता है कि अपने इतिहास के ज्यादातर समय में व्हेल ने एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रखा था। लेकिन फिर 19वीं सदी में स्टीम शिप के आने से एक नई तरह का शोर पैदा हुआ। जैसे जैसे व्यापारिक और फौजी जहाज बढ़ते गए, महासागरों का शोर भी बढ़ता गया। 200 साल पहले व्हेल्स शायद 10,000 किलोमीटर दूर तक एक दूसरे से बात कर सकती थी। आज ये दूरी सिमटकर शायद कुछ 100 किलोमीटर रह गई है। हमने व्हेल्स को एक दूसरे से अलग कर दिया है, उन्हें खुद से ही काट दिया है। एक व्हेल को जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ जानना होता है और ये सारा ज्ञान 2 जगहों पर इकट्ठा होता है, उसके जीन्स में और उसके दिमाग में। एक है वो जानकारी जो उसे विरासत में मिली है और दूसरी वो जानकारी जो उसने खुद सीखी है। व्हेल के पास और धरती के बाकी सभी जीवों की तरह एक जीन लाइब्रेरी और एक ब्रेन लाइब्रेरी होती है। जीन लाइब्रेरी में वो जानकारी होती है कि प्लैंकटन को शरीर की चर्बी में कैसे बदलना है, या फिर सतह से 1 किलोमीटर नीचे गोता लगाते हुए अपनी सांस कैसे रोकनी है। वहीं ब्रेन लाइब्रेरी में सीखी हुई बातें होती हैं, जैसे कि किसी की माँ कौन है या उस गीत का मतलब क्या है जिसे वो सुन रही हैं। एक वायरस को काम करने के लिए लगभग 10,000 बिट्स की जरूरत होती है। एक बैक्टीरिया को करीब 10 लाख बिट्स, एक अमीबा को लगभग 40 करोड़ और एक इंसान को करीब 5 अरब बिट्स की। इंसान के डीएनए में जो 5 अरब बिट्स की जानकारी होती है, अगर उसे अंग्रेजी में लिखा जाए तो 1000 किताबों का पूरा विश्वकोश बन जाएगा। और सोचिए, ये पूरी लाइब्रेरी हमारे शरीर की 100 खरब कोशिकाओं में से हर एक में मौजूद है। जब सिर्फ जीन लाइब्रेरी की जानकारी काफी नहीं रही तो दिमाग का विकास हुआ। दिमाग अंदर से बाहर की ओर विकसित हुआ। सबसे अंदर का और सबसे पुराना हिस्सा है ब्रेन स्टेम, जो जीवन की बुनियादी चीजों को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर आता है आर कॉम्प्लेक्स, जो गुस्सा और रस्मो रिवाज जैसी आदतों का केंद्र है। ये हमें अपने सरीसृप यानी रेंगने वाले पूर्वजों से मिला। आर कॉम्प्लेक्स के चारों ओर है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं का एक बड़ा स्रोत है। और आखिर में सबसे बाहरी परत है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारे प्राइमेट पूर्वजों में विकसित हुई। ये वो जगह है जहां पदार्थ चेतना में बदल जाता है। इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच करीब 100 खरब कनेक्शन होते हैं।
इसमें जो जानकारी जमा होती है वो लगभग 2 करोड़ किताबों के बराबर है, यानी हमारी जीन लाइब्रेरी से भी 10,000 गुना ज्यादा। सच में दिमाग एक छोटी सी जगह में बसी एक बहुत बड़ी दुनिया है। फिर एक ऐसा समय आया जब उतनी जानकारी भी कम पड़ने लगी जितनी दिमाग में आ सकती थी। इसलिए शरीर के बाहर भारी मात्रा में जानकारी इकट्ठा करने की कला सीखी गई। इंसान इस ग्रह पर अकेली ऐसी प्रजाति है जिसने एक ऐसी सामूहिक याददाश्त बनाई है जो न तो उसके जीन्स में है और न ही दिमाग में। उस याददाश्त का भंडार पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहलाता है। एक किताब एक पेड़ से बनती है, लेकिन जब कोई उसे पढ़ता है तो उसे किसी दूसरे इंसान की आवाज़ सुनाई देती है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान की जो हजारों साल पहले मर चुका हो। सदियों के पार लेखक साफ साफ और खामोशी से सीधे पढ़ने वाले के दिमाग में बात करता है। लगभग 5000 साल पहले मिडिल ईस्ट में हिसाब किताब रखने के लिए कीलाक्षर यानी क्यूनिफॉर्म राइटिंग का आविष्कार हुआ। फिर चीन में दूसरी और छठी शताब्दी के बीच कागज, स्याही और लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की कला विकसित हुई। सोचिए, 1450 के आसपास पूरे यूरोप में बस कुछ हजारों में ही हाथ से लिखी किताबें थीं, लेकिन सिर्फ 50 साल बाद सन 1500 तक 1 करोड़ छपी हुई किताबें मौजूद थी। ये ज्ञान का जादू हर तरफ फैल रहा था। पर सवाल ये है कि ये इतनी जटिल सूचना प्रणालियां बनी कैसे? इसका जवाब विकास की प्रक्रिया में छिपा है, जो चयन यानी सिलेक्शन नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम करता है। जापान के एक समुद्र में हाइके नाम के केकड़े मिलते हैं, जिनकी पीठ पर एक समुराई के चेहरे जैसा निशान होता है। कहानी यह है कि ये उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जो 1185 में एक समुद्री लड़ाई में डूब गए थे। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? जवाब यह है कि वो चेहरा इंसानों ने ही बनाया है। सोचिए, संयोग से इन केकड़ों के किसी पूर्वज की पीठ पर थोड़ा बहुत इंसानी चेहरे जैसा निशान रहा होगा। मछुआरों ने शायद ऐसे केकड़े को खाने से परहेज किया होगा और उसे वापस समुद्र में फेंककर उन्होंने एक विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिन केकड़ों की पीठ पर समुराई चेहरे जैसा निशान होता था, वो बच जाते थे और ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इंसान आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए पौधों और जानवरों में नई किस्में बना सकता है, तो क्या प्रकृति भी ऐसा नहीं कर सकती? इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसमें प्रकृति उन किस्मों को चुनती है जो संयोग से जिंदा रहने के लिए बेहतर होती हैं। वंशानुक्रम में अचानक आए बदलाव, जिन्हें म्यूटेशंस कहते हैं, वो विकास के लिए कच्चा माल देते हैं और माहौल उन कुछ म्यूटेशंस को चुनता है जो जिंदा रहने में मदद करते हैं। विकास के 2 ही रहस्य हैं, मृत्यु और समय। उन अनगिनत जीवों की मृत्यु जो अपने माहौल में पूरी तरह से ढल नहीं पाए, और समय जो धीरे धीरे अच्छे बदलावों को इकट्ठा होने का मौका देता है। और अब इंसानी बुद्धि ने अपनी कहानी को बाहर यानी ब्रह्मांड में भेजने की क्षमता हासिल कर ली है। सितारों को संकेत भेजे जा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई सुन रहा होगा। हमारे सबसे आम रेडियो सिग्नल टेलीविजन प्रोग्रामों से आते हैं। ये अनजाने में भेजे गए संदेश हैं, लेकिन कुछ संदेश जानबूझकर भी भेजे गए हैं। 2 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सितारों की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों पर सोने की परत वाला एक कॉपर फोनोग्राफ रिकॉर्ड है। इस पर 60 भाषाओं में अभिवादन, धरती की कुछ आवाज़ें और तस्वीरें, कई संस्कृतियों का संगीत और एक इंसान के दिमाग की तरंगों की रिकॉर्डिंग भेजी गई है। जीन्स में जो जानकारी है वो लाखों साल पुरानी है, किताबों में हजारों साल और दिमाग में सिर्फ कुछ दशकों की। लेकिन वॉयेजर रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी 1 अरब साल तक चलेगी। ये रिकॉर्ड जब तक सितारों के बीच घूमता रहेगा, तब तक इंसान की याददाश्त को जिंदा रखेगा। यही उम्मीद की जाती है कि ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर इंसान बहुत जल्द अपने ग्रह को शांति से एक कर लेगा और फिर वो अगला महान कदम उठाने के लिए तैयार होगा, यानी आपस में संवाद करने वाली सभ्यताओं के एक गैलेक्टिक समाज का हिस्सा बनने के लिए। हमने सितारों की ओर 4 अंतरिक्ष यान भेजे हैं, पायनियर 10 और 11 और वॉयेजर 1 और 2। ये यान देखा जाए तो काफ़ी पुराने हैं और आदिम हैं, जो विशाल अंतरतारकीय दूरियों के मुकाबले बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। लेकिन हाँ, भविष्य में हम यकीनन बेहतर करेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी से लाखों साल पुराने कई ग्रह होने चाहिए, कुछ तो अरबों साल पुराने भी। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमसे कोई मिलने आया हो? क्या हमारे ग्रह की उत्पत्ति के बाद से इन अरबों सालों में एक बार भी किसी दूर की सभ्यता का कोई अनोखा यान हमारी दुनिया का सर्वे करने नहीं आया होगा? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हुआ है?
यहाँ सबसे जरूरी मुद्दा है सबूतों की क्वालिटी, जिन्हें बहुत सख्ती से और शक की नज़र से परखा गया हो। और इस पैमाने पर देखें तो यूएफओ और प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में इतने सारे दावों के बावजूद एलियन विजिट का कोई भी ठोस मामला सामने नहीं आता। काश ऐसा होता। किसी बाहरी और अनोखी सभ्यता को समझने की चाबी मिलना वाकई एक अद्भुत अनुभव होता। और जानते हैं, ये जो अपील है, ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम इंसानों ने पहले भी महसूस किया है। एक ऐसी भाषा का राज खोलना जो सदियों से खामोश पड़ी हो। बात है 1800 में की, जब जोसेफ फूरियर नाम के एक फिजिसिस्ट की मुलाकात एक 11 साल के लड़के से हुई। वो लड़का पूर्वी भाषाओं में अपनी कमाल की समझ के लिए पहले से ही जाना जाता था। फूरियर उसे अपने घर ले गए, जहां उस लड़के की नज़र मिस्र की कलाकृतियों के कलेक्शन पर पड़ी, खासकर उन चित्रलिपि शिलालेखों पर जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। उसने पूछा, इनका क्या मतलब है? फूरियर ने जवाब दिया, कोई नहीं जानता। उस लड़के का नाम था ज़ां-फ्रांसवा शैम्पोलियन। बस उसी एक सवाल ने उन्हें ऐसी प्रेरणा दी कि वो एक महान भाषाविद बन गए और अपनी पूरी जिंदगी प्राचीन मिस्र की लिखावट को समझने में लगा दी। बड़े होने पर शैम्पोलियन ने अपने बचपन के उसी सपने को पूरा किया और प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि को सफलतापूर्वक समझ लिया। और फिर 28 साल की उम्र में वो आखिरकार अपने सपनों की धरती मिस्र पहुंचे। वहां के मंदिरों को देखकर उन्होंने लिखा, हम यूरोप में तो सिर्फ बौने हैं। किसी भी राष्ट्र ने, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक, वास्तुकला की कला को इतने ऊंचे, महान और भव्य अंदाज में नहीं रचा जैसा कि प्राचीन मिस्रवासियों ने किया था। उन्होंने सब कुछ ऐसे लोगों के लिए बनाया जो 100 फीट ऊंचे हों। उनसे पहले कई लोगों ने इन खूबसूरत चित्रलिपियों, जिन्हें पवित्र नक्काशी भी कहा जाता था, को समझने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये बस एक तरह का पिक्चर कोड है जो रूपकों से भरा हुआ है। लेकिन फिर रोजेटा स्टोन मिला। ये एक प्राचीन मंदिर का पत्थर था जिस पर एक ही संदेश 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा था। सबसे ऊपर चित्रलिपि, बीच में डेमोटिक और सबसे नीचे ग्रीक, जो इस पूरी पहेली की असली चाबी थी। शैम्पोलियन, जो प्राचीन ग्रीक भाषा जानते थे, ने ग्रीक टेक्स्ट से शुरुआत की। उन्होंने पढ़ा कि पत्थर पर टॉलेमी का जिक्र कई बार था। उन्होंने देखा कि चित्रलिपि में भी लगभग उन्हीं जगहों पर एक अंडाकार घेरे में कुछ प्रतीक बने थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये घेरा टॉलेमी नाम को ही दिखाता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये प्रतीक सिर्फ चित्र नहीं बल्कि अक्षर भी हो सकते हैं। बाद में क्लियोपेट्रा नाम वाले एक और शिलालेख का इस्तेमाल करके उन्होंने दोनों नामों में मौजूद P और L जैसे एक जैसे अक्षरों का मिलान किया। इस तरह उन्होंने ये राज खोला कि ये लिपि असल में अक्षरों, शब्दांशों और चित्रों का एक मिला-जुला सिस्टम थी। आज हम एक बार फिर एक प्राचीन और अनोखी सभ्यता से संदेश खोज रहे हैं, जो हमसे सिर्फ समय में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी छिपी है। अगर हमें किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता से रेडियो संदेश मिलता है तो उसे समझा कैसे जाएगा? क्या हमारे पास कोई इंटरस्टेलर रोजेटा स्टोन है? हमारा मानना है कि एक कॉमन भाषा है जो सभी तकनीकी सभ्यताओं के पास होनी ही चाहिए, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी अलग क्यों न हो। वो कॉमन भाषा है विज्ञान और गणित। प्रकृति के नियम हर जगह एक जैसे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पैटर्न हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं। दूसरी सभ्यताओं से संवाद करने के लिए हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो इतनी लंबी दूरियों के लिए सही हो। वो तरीका सस्ता, तेज और साफ होना चाहिए। और हैरानी की बात है, ऐसा एक तरीका मौजूद है। इसे रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। रेडियो तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं। वे तारों के बीच की गैस से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, और ये एक ऐसी प्राकृतिक तकनीक है जिसे कोई भी तकनीकी समाज खोज सकता है। लेकिन क्या वहां कोई है भी जिससे बात की जा सके? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही खरबों तारे हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारा ग्रह ही अकेला ऐसा ग्रह हो जहां जीवन मौजूद है? या फिर इस बात की ज्यादा संभावना है कि तकनीकी सभ्यताएं आम बात है? इस बड़े सवाल का पता लगाने और हमारी गैलेक्सी में उन्नत तकनीकी सभ्यताओं की संख्या का एक मोटा-मोटा अंदाजा लगाने का एक तरीका है। इस संख्या को N कहा जाता है। यहाँ एक उन्नत सभ्यता का मतलब उस सभ्यता से है जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में सक्षम हो। तो इस संख्या N की गणना कई फैक्टर्स को एक साथ गुणा करके की जाती है। पहला फैक्टर है गैलेक्सी में तारों की कुल संख्या, जो लगभग 400 अरब है। फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि इनमें से कितने तारों के पास ग्रह हैं। मान लीजिए करीब 1/3। इसके बाद उन ग्रहों की संख्या जो जीवन के लिए सही हो सकते हैं, शायद हर सिस्टम में लगभग 2। फिर वो हिस्सा जहां जीवन वाकई में पनपता है,
चलिए मान लेते हैं 1/3। और फिर वो हिस्सा जहां इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी विकसित होती है, शायद 100 में से 1। और आखिर में सबसे जरूरी और सबसे अनिश्चित फैक्टर, एक ग्रह के जीवन काल का वो छोटा सा हिस्सा जिसमें कोई तकनीकी सभ्यता मौजूद रहती है। अब अगर सभ्यताएं तकनीकी दौर तक पहुंचने के तुरंत बाद खुद को तबाह कर लेती हैं, तो FL की वैल्यू बहुत छोटी होगी और तब N की संख्या 10 या शायद 1 जितनी कम हो सकती है। लेकिन अगर कुछ सभ्यताएं भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ जीना सीख लेती हैं और उनमें से सिर्फ 1% भी बच जाती हैं, तो N की संख्या लाखों में हो सकती है। तो जो सबसे बड़ी अनिश्चितता है वो एस्ट्रोनॉमी या बायोलॉजी में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में है। ये अंदाजे हमें एक उम्मीद देते हैं। वे बताते हैं कि अंतरिक्ष से किसी संदेश का मिलना उसे समझने से पहले ही एक बहुत गहरा और आशावादी संकेत है। इसका मतलब है कि किसी ने हाई टेक्नोलॉजी के साथ जीना सीख लिया है, कि तकनीकी किशोरावस्था से बचना मुमकिन है। लेकिन अगर संपर्क होता है तो वो आखिर होगा कैसा? मानव इतिहास में देखें तो ऐसी मुलाकातें हमेशा अच्छी नहीं रही हैं। अपनी उम्मीदों को समझने के लिए अतीत के कुछ मामलों को देखना हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। 1786 में फ्रांसीसी खोजकर्ता लापेरूस की अलास्का के ट्लिंगट लोगों से मुलाकात हुई। ये काफी हद तक एक शांतिपूर्ण सांस्कृतिक लेनदेन था। दोनों संस्कृतियां इस शुरुआती संपर्क में बची रहीं। इसके ठीक उलट 16वीं सदी की शुरुआत में हर्नान कोर्टेज के नेतृत्व में स्पेनियों ने एस्टेक सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो कि एक बहुत उन्नत सभ्यता थी। टेक्नोलॉजी में बस एक मामूली सा अंतर इस तबाही की वजह बन गया। अगर आसमान सितारों के संदेशों से गूंज रहा है तो एक साफ विरोधाभास है। पृथ्वी पर अब या कभी भी किसी के आने का कोई भरोसेमंद सबूत क्यों नहीं है? वे यहाँ क्यों नहीं हैं? इसके कई संभावित जवाब हो सकते हैं। हो सकता है हम पहले हों, या हो सकता है सभ्यताएं खुद को तबाह करने से बच ही नहीं पाती, या शायद वे यहीं हैं लेकिन हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण छिपे हुए हैं। एक और व्याख्या ये भी हो सकती है कि एक सभ्यता सितारों के बीच एक बेल की तरह धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है और उपनिवेशीकरण की ये धीमी प्रक्रिया शायद अभी तक हमारे सौर मंडल तक पहुंची ही नहीं है। 10 लाख साल पुरानी सभ्यता का मतलब क्या है? हमारी तकनीकी सभ्यता तो कुछ 100 साल पुरानी ही है। हमारी आज की तकनीकी प्रगति की रफ्तार को देखते हुए 10 लाख साल पुरानी एक उन्नत सभ्यता हमसे उतनी ही आगे होगी जितनी हम एक बुश बेबी या एक बंदर से आगे हैं। क्या हम उनकी मौजूदगी को पहचान भी पाएंगे? सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि पहला संपर्क एक रेडियो संदेश के रूप में होगा। अगर हम सफल होते हैं तो हम शायद खुद को एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका के बीच पाएंगे। ये मिल्की वे गैलेक्सी की सभी सभ्यताओं की प्रकृति और उनकी गतिविधियों पर जानकारी का एक विशाल भंडार होगा। ब्रह्मांड में जीवन की एक महान लाइब्रेरी। हम सीखेंगे कि और क्या-क्या संभव है। शायद किसी इंटरस्टेलर संदेश को समझना इस पूरी समस्या का सबसे आसान हिस्सा होगा। असली चुनौती तो सुनने की हिम्मत जुटाने में है। क्या होगा अगर सबसे बड़ी चुनौती संदेश को समझना नहीं, बल्कि खुद को उसे सुनने के लिए तैयार करना हो? जानते हैं, ब्रह्मांड को लेकर हमारी जो ये समझ है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। इंसानियत के ज्यादातर इतिहास में तो हम यही मानते आए थे कि पृथ्वी ही हर चीज का केंद्र है। ये तो बस कुछ ही वक्त पहले की बात है जब हमने यह समझना शुरू किया कि हम एक बहुत बड़े विशाल ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमारा ग्रह, हमारी ये दुनिया इस ब्रह्मांड की विशालता में एक छोटे से कण जैसी है। तो जब हम इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं तो असल में हम सिर्फ सितारों और आकाशगंगाओं के बारे में नहीं सीख रहे होते, बल्कि हम खुद के बारे में भी सीखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस अनंत विस्तार में हमारी जगह है कहाँ। इस ग्रह पर हमारा जो इतिहास रहा है उसने हमें एक बहुत ही उलझी हुई विरासत दी है। देखिए, एक तरफ तो हमारे अंदर वो पुरानी आदिम आदतें हैं जो हमें गुस्सा, आक्रामकता और होड़ की तरफ खींचती हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग हमें एक साथ मिलकर काम करने और नई चीजें बनाने की ताकत देता है। यही वो कश्मकश है जो हमारे पूरे इतिहास को तय करती आई है। तो हमारी जो फितरत है वो तबाही मचाने वाली और कुछ नया बनाने वाली प्रवृत्तियों का एक अजीब सा मेल है। हम आक्रामक हो सकते हैं, छोटी सोच वाले हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम दयालु और चीजों को जानने के लिए उत्सुक भी हो सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि हम आखिर कौन सा रास्ता चुनेंगे। खुद को तबाह करने की जो हमारी एक क्षमता है ना, वो परमाणु हथियारों के साथ अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है।
और अजीब बात यह है कि भले ही हर कोई परमाणु युद्ध के नाम से डरता है, फिर भी दुनिया के कई देश लगातार इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। ये परमाणु हथियारों की होड़ असल में एक चेन रिएक्शन की तरह थी। इसकी शुरुआत जर्मन बम के खतरे से हुई और फिर देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में एक ऐसी होड़ में बदल गई जहां हर नया देश जो परमाणु शक्ति बनता था वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाता था। इस तबाही के पैमाने को जरा समझिए। दूसरे विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 तक जितने भी बम इस्तेमाल हुए, उन सबकी कुल विनाशकारी शक्ति 2 मेगाटन टीएनटी के बराबर थी। यह सुनने में बहुत बड़ी संख्या लगती है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। कुछ ही दशकों के अंदर हम 2 मेगाटन की तबाही वाले विश्व युद्ध से एक ऐसे दौर में आ गए जहां उतनी ही ताकत सिर्फ एक बम में समा सकती थी। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध की पूरी तबाही बस एक अकेले हथियार में सिमट गई। 1980 के दशक तक तो दुनिया 15,000 से ज्यादा परमाणु ठिकानों के एक जाल में फंस चुकी थी। ये खतरा किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था और इससे बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। हिरोशिमा में उस तबाही से बची एक इंसान ने उस खौफ को अपने शब्दों में कुछ ऐसे बयां किया। नरक की गहराई जैसे अंधेरे में मैं दूसरे छात्रों की आवाज़ें सुन सकती थी जो अपनी माँ को पुकार रहे थे। वो इंसान नहीं लग रहे थे, जैसे इस दुनिया के प्राणी ही ना हों। और जो लोग बच जाते उनके लिए ये भयानक सपना बस शुरू ही होता। उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ता जहां का मौसम बदल चुका होता, हर तरफ महामारियां और बीमारियां फैली होती और इस बात का कोई भरोसा नहीं होता कि आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या भयानक असर पड़ेगा। तो इस इतने मायूस कर देने वाले भविष्य के सामने क्या चीज़ों को देखने का कोई और तरीका भी है? क्या हम अपने इन ज़मीनी झगड़ों से ऊपर उठ के कोई हल ढूंढ सकते हैं? सवाल ये उठता है कि पूरी मानव प्रजाति के लिए कौन बोलता है? पृथ्वी के लिए कौन बोलता है? क्या हमारे इस ग्रह की कोई एक आवाज़ है? जब हम अंतरिक्ष से अपनी धरती को देखते हैं तो वो सारी सीमाएं, वो सारे बॉर्डर्स जो हमें बांटते हैं, वो गायब हो जाते हैं। पृथ्वी को एक नाजुक, एक इकाई के रूप में देखना हमें उन लड़ाइयों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है जो यहाँ ज़मीन पर हमें इतनी ज़रूरी लगती हैं। तो खुद को तबाह करने के रास्ते के अलावा एक और विकल्प है, ज्ञान और करुणा का रास्ता। ये रास्ता न केवल हमें विनाश से बचा सकता है बल्कि हमें एक बेहतर और समझदारी भरे भविष्य की ओर भी ले जा सकता है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी प्राचीन दुनिया में ज्ञान का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। ये ज्ञान आम लोगों के साथ बांटा नहीं गया और ना ही इसका इस्तेमाल उस समय के समाज में फैले अन्याय पर सवाल उठाने के लिए किया गया। और इसीलिए जब अज्ञानता और हिंसा ने उस पर हमला किया तो उसके पास खुद को बचाने का कोई जरिया नहीं था। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट की एक स्टडी एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। वो कहते हैं कि जिन समाजों में बच्चों को भरपूर प्यार और स्नेह मिलता है और जहां यौन सहिष्णुता होती है, वो समाज ज्यादातर अहिंसक होते हैं। जिन संस्कृतियों में ये बातें होती हैं, उनके हिंसक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। आज इंसानियत एक चौराहे पर खड़ी है। हम चाहें तो खुद को मिटाने का रास्ता चुन सकते हैं या फिर हम सितारों तक पहुंचने का रास्ता चुन सकते हैं। चुनाव पूरी तरह हमारा है। और विडंबना देखिए, जो तकनीक हमें ब्रह्मांड की खोज करने की इजाजत देती है, ठीक वही तकनीक हमें सब कुछ तबाह करने की ताकत भी देती है। जिन रॉकेट से हम दूसरे ग्रहों तक जा सकते हैं, उन्हीं रॉकेट से हम अपने ही ग्रह पर युद्ध भी ला सकते हैं। लाखों साल पहले अफ्रीका में हमारे एक पूर्वज ने ज्वालामुखी की राख में अपने पैरों का निशान छोड़ा था। ये शायद इंसानियत के लंबे सफर का पहला कदम था। और बस कुछ दशक पहले हमने एक और निशान छोड़ा, इस बार चांद की जमीन पर। ज्वालामुखी की राख से लेकर चांद की धूल तक इंसानियत का ये सफर सच में असाधारण रहा है। हम वो ब्रह्मांड हैं जिसे अब खुद के होने का एहसास हो गया है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है बल्कि उस ब्रह्मांड का सम्मान करने की भी है जिसका हम एक हिस्सा हैं, जहां से हम आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज कॉस्मोस की ऑडियो बुक। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अब जाने की इजाजत चाहते हैं और वादा करते हैं कि बहुत जल्द एक नई, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंदी। If you enjoyed the video, like, subscribe, and stay curious with No World.